हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए आज लेकर आई हूँ ऐसे चैप्टर का वन शॉट जो हमने YouTube पर डिटेल्ड में नहीं किया है। मीन्स क्योंकि ये चैप्टर जो है हमारा ऐप पर चला था, तो वो बच्चे जो इस चैप्टर के वन शॉट का बहुत इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो बैच से जुड़े हुए नहीं है और वो इस चैप्टर को मुझसे पढ़ नहीं पाए थे, तो आज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की क्या आने वाला है, वन शॉट आने वाला है। और वो है चैप्टर नंबर हमारा 11th, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत गड़बड़ घोटाले वाली है। मीन्स कई बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हम बिल्कुल रिलैक्स होकर इस चैप्टर का वन शॉट करेंगे। हालांकि ये उतना डिटेल में नहीं होगा जितनी डिटेल क्लास होती है, तो वो तो आपको डिटेल क्लास में ही देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जिन बच्चों ने मुझसे ये नहीं पढ़ा है उनको भी काफी कुछ समझ में आ जाए। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर का वन शॉट। और चैप्टर फ्लो में कुछ ऐसी चीजें थी, परिवहन था, संबंध था, वाष्पोत्सर्जन था, लंबी दूरी में कैसे परिवहन होता है जल और भोजन का, इसके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर बताया गया था। और एक चीज जो हमें ध्यान है, जो हम काफी टाइम से ये जानते हैं कि जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है वो फूड का परिवहन करता है, यानी खाने का परिवहन करता है। ये तो हमें पहले पता था, लेकिन अब आपको कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलेगी कि जाइलम सिर्फ जल ही नहीं बहुत कुछ काम करता है, फ्लोएम सिर्फ खाना ही नहीं बहुत कुछ और भी चीजों को अपने साथ ले जाता है। तो अब ये परिवहन होता कैसे है और किस काम आता है, और ये खनिज, लवण, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ ये कैसे पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंच रहे हैं, कि खाना पत्ती में बन रहा है लेकिन वो पौधे के विभिन्न भागों में जा रहा है, जड़ें जल अवशोषित कर रही है, पौधे के विभिन्न भागों में भेज रही है, ये कैसे चल रहा है काम। तो इसके बारे में ही हमें इस चैप्टर के अंदर, यानी कि पौधों में परिवहन कैसे हो रहा है, परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे चीजें जा रही हैं, और इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो एक मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट बना देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इसको पढ़ेंगे, क्योंकि टुकड़े टुकड़ों में सारी चीजें चलेंगी इस चैप्टर में, इसीलिए उलझन ज्यादा है क्योंकि बहुत छोटा छोटा पार्ट दे रखा है, कभी इसका कभी उसका कभी इसका। तो आपके पास जो है चीज तैयार हो जाएगी। देखो हमें क्या पढ़ना है, पौधों में परिवहन पढ़ना है। अब पौधों में परिवहन को हम कैसे पढ़ेंगे, दो टुकड़ों में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले टुकड़े में हम पढ़ेंगे कि छोटी दूरी पे परिवहन कैसे होता है, ठीक है। छोटी दूरी, अब ये छोटी दूरी का मतलब क्या है अभी समझाती हूं मैं आपको। छोटी दूरी में परिवहन कैसे होगा और लंबी दूरी में परिवहन कैसे होगा। छोटी दूरी का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे कोई एक कोशिका है ना, यहाँ पे कोई दूसरी कोशिका है। अब इस कोशिका से इस कोशिका में अगर आपको कुछ भेजना है, जैसे पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी के घर सब्जी भेजनी है या पड़ोसी से कुछ मांगना है, चाय शक्कर चीनी, तो ऐसा होता है छोटा डिस्टेंस। तो यहाँ पे जब छोटी दूरियों पे अगर पादपों को कुछ भेजना होता है कि इस कोशिका से उस कोशिका में खाना भेजना है या जल भेजना है, तो ऐसा परिवहन कहलाता है छोटी दूरी वाला परिवहन। तो छोटी दूरी का परिवहन हम जनरली दो तरीकों से करेंगे। पहला हम बात करेंगे जहां पे हम निष्क्रिय परिवहन की बात करेंगे, जहां पे कोई भाई खर्चा पानी नहीं लगेगा, मतलब बिना ऊर्जा के काम करेंगे, है ना। पड़ोसी से पड़ोसी के घर में भेज दिया, कोई ऊर्जा खर्च नहीं की, हमारी घर की खिड़की और उसकी घर की खिड़की एक ही है तो हमने यहाँ से यहाँ डाल दिया, एक तो ये काम हो गया बिना ऊर्जा खर्च किए, निष्क्रिय हो गया। अब दूसरा है कि जहाँ पे ऊर्जा खर्च करनी पड़े, मतलब आपका और पड़ोसी घर के बीच में भाई बहुत लंबी दीवार है, अब आपको आपके घर से निकलना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा, उसके घर का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, फिर जो आपको मांगना है या देना है वो आप दोगे। तो आपने चलने का कष्ट किया, एनर्जी खर्च की। तो दूसरे प्रकार का हो गया भाई सक्रिय प्रकार का परिवहन। ये याद करने का तरीका है ना, ऐसा लिख मत देना कि कोशिका के घर से उधर जाना है, ये सिर्फ याद करना है। अभी यहाँ पे तरीका अलग है, यहाँ पे क्या होगी भाई एटीपी खर्च होगी। तो अब निष्क्रिय में हम क्या पढ़ेंगे, निष्क्रिय में हमें विसरण पढ़ना है। एक तो विसरण में भी ऐसा विसरण जिसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती, ठीक है। और परासरण भी पढ़ सकते हैं इसमें। विसरण हालांकि दो तीन प्रकार का है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ये भी विसरण में ही आएगा, लेकिन जनरली इसमें प्रोटीन के द्वारा होता है। देखो प्रोटीन दो तरह से काम कर सकता है, वो एटीपी लेके भी काम करेगा और एटीपी बिना लिए भी काम कर सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्योंकि कुछ लिखना है इसलिए प्रोटीन लिख दिया। अब लंबी दूरी में परिवहन कौन करता है, तो लंबी दूरी में परिवहन हमारे पास अगर हम बात करें तो एक तो है जाइलम, जो बड़ा जालिम है और जल का परिवहन करेगा,
और दूसरा है फ्लोएम यानी कि फूड वाला, ये फूड का खाने का परिवहन करेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में करेंगे कि भाई ये जल का कैसे कर रहा है और ये खाने का कैसे कर रहा है। ठीक है, ये इस चैप्टर के अंदर हमें सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन क्योंकि इनमें बहुत सारी टर्म्स हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे चीजें बीच बीच में आएगी, तो इसीलिए एक बार के लिए हम पहले उन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रकार की चीजें यहाँ पे आने वाली है। तो आप बात करें अगर हम पौधों की, तो देखो पौधों में परिवहन होता है और परिवहन में खनिज पोषक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, पौधों की वृद्धि नियामक यानी कि पौधों के हार्मोन, सुने हैं कभी ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक, ये चैप्टर भी है हमारे, तो इनका परिवहन होता रहता है। और कम दूरी के पदार्थों का जो गति है वही पड़ोसी से पड़ोसी की तरफ, तो कम दूरी का जो परिवहन है वो तो किससे हो जाएगा, प्रसरण से। प्रसरण को ही विसरण भी कहते हैं, प्रसरण को ही विसरण भी कहते हैं। तो विसरण से या साइटोप्लाज्मिक धारा, साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य जैसे ये कोशिका है और इसके बीच में क्या होता है, कई बार प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, ये कोशिकाओं के बीच में कनेक्शन होते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया, दो कोशिकाओं के बीच में ब्रिज बना हुआ है जहां से चीजें आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो इस प्रकार को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ये बहुत प्रकार के होते हैं, गैप जंक्शंस भी होते हैं, डेस्मोसोम्स भी होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। या फिर सक्रिय परिवहन भी कर सकते हैं, तो या तो निष्क्रिय रूप से हो या सक्रिय रूप से हो, ये दोनों प्रकार का हो सकता है। अभी नीचे हम देखेंगे कैसे सक्रिय होता है और कैसे निष्क्रिय। लंबी दूरी के बारे में अगर हम बात करें तो जाइलम और फ्लोएम जो खाने पीने और पानी का परिवहन कर रहे हैं, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम, उसे कहते हैं स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है, ये जाइलम फ्लोएम दोनों के लिए। जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा संपन्न जल या नहीं तो पानी भी लिख सकते हो, जल, खनिज, लवणों और पोषक पदार्थों के परिवहन को क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। ये परिभाषा पूछ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ट्रांसलोकेशन। मूलीय पादपों में जाइलम परिवहन जो पानी और खनिज का करेगा वो हमेशा कैसा होता है, एक दिशात्मक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जाइलम जो है हमेशा चीजों का एक दिशा में परिवहन करेगा, मतलब हमेशा किसी पर्टिकुलर जगह से किसी पर्टिकुलर जगह पे ही जाएगा, एक दिशी होता है। जबकि फ्लोएम द्विदिशात्मक होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फ्लोएम कैसा होता है, द्विदिशात्मक होता है। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि खनिज लवणों का परिवहन बहुदिशात्मक होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बनिक पदार्थों और खनिज पोषक तत्व बहुदिशात्मक होते हैं। कई बच्चे इसको फ्लोएम से जोड़ लेते हैं, फ्लोएम से नहीं जोड़ना है। फ्लोएम हमेशा कैसा होता है, द्विदिशात्मक होता है, क्योंकि फ्लोएम देखो पत्ती में खाना बन रहा है, पत्ती से नीचे भी जाएगा पादप की जड़ों में। ठीक है, और कई बार जब किसी पौधे के किसी भाग में खाने की कमी होगी तो वही खाना वापस रिवर्स भी आता है दूसरे ऊपरी भागों में, तो यहाँ पे द्विदिशात्मक होता है फ्लोएम का। तो लिख देंगे यहाँ पे फ्लोएम द्विदिशात्मक रूप से खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, और जाइलम एक दिशा से, क्योंकि जड़ों से ऊपर ही आना है पानी, ऊपर से नीचे कभी नहीं जाएगा जड़ों में। ठीक है, एक ही तरफ रहेगा। प्रकाश संश्लेषण पत्तियां कार्बनिक यौगिकों के पौधों के सभी अंगों का भंडारण अंग है। सबको पता है भाई भोजन कहाँ बन रहा है, अभी जस्ट मैंने कहा प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के अलावा कोई नहीं कर रहा, तो पत्तियों से ही वह भोजन अन्य जगहों पे परिवर्तित होना है, सब जगह जाना है। जब किसी पौधे का कोई भाग जरा अवस्था में होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब कोई पौधे की पत्ती मरने वाली होती है, जैसे मान लो ये पौधा है, इसकी पत्ती बूढ़ी हो गई, तो हमारे पास देखो बुढ़ापे में जब हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, तो आजकल एक सिस्टम बना है भाई अपनी जायदाद जो है अपने बच्चों के नाम कर जाते हैं ना, प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पत्तियां भी ऐसा काम करी, इनको पहले से ये सिखाया हुआ है। तो जब कोई पत्ती मरने वाली होती है तो उसको पता है मैं तो मरने वाली हूँ, मेरे अंदर जो भी खनिज पदार्थ है वो वेस्ट ना जाए, तो ये क्या करती है, इसकी दूसरी पत्ती पास वाली जो नई पत्ती उग रही है, मान लो ये नई पत्ती बन रही है, इसको ट्रांसफर कर देती है। जरा अवस्था का मतलब होता है बुढ़ापा पौधों का,
पत्तियां बूढ़ी होने वाली है, इसीलिए जब पत्ती गिरने वाली होती है तो वो पीली हो जाती है, क्योंकि वो अपने सारे तत्वों को, हरित लवक को, सबको पास कर देती है पड़ोस वाली पत्ती पे जो नई बन रही है ना। जैसे वही मैंने कहा प्रॉपर्टी जैसे हम हमारे बच्चों को दे जाते हैं, उसी तरह तो यहाँ पे पत्तियां क्या कर देती है, ट्रांसफर कर लेती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसे पदार्थ भी है जो ट्रांसफर नहीं होते, जिसके बारे में हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या होता है भाई, स्थानांतरित कर देती है, उच्च क्षेत्र से पोषक तत्व वापस लेकर वृद्धि करने वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं। ये नई वृद्धि कर रही है तो यहां से यहां पे चले गए। तो इस तरह से हमें जो पोषक तत्व है वो पौधे के विभिन्न भागों में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसे ही हार्मोन वगैरह है वो भी अन्य भागों में एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होते हैं, परिवहित होते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परिवहन के माध्यम क्या है। ये कैसे हैं, छोटी दूरी वाले। कैसे हैं बच्चों, छोटी दूरी का परिवहन है ये, वही कोशिका से कोशिका तक, आसपास की कोशिकाओं में। सबसे पहला उसमें हमने नाम लिया विसरण का, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन डिफ्यूजन होता है किसी भी, स्पेशली गैसीय पदार्थों के लिए ज्यादा यूज करते हैं, ठोस द्रव्य और गैसीय पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, तो ये एक कैसी गति है भाई, निष्क्रिय प्रक्रिया है। परिभाषा आप लिख लेंगे, ये निष्क्रिय है। जनरली सारा डिफ्यूजन जो होता है, विसरण, वो निष्क्रिय होता है, क्योंकि देखो एक जगह ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा होता है वो सोचता है लो किसी और को दे देते हैं जिसको जरूरत है, तो ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है। हमेशा कैसा होता है, ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा, ये बात ध्यान रखनी है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। और इसीलिए यहाँ पे कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है, बिना ऊर्जा के हो रहा है, ये निष्क्रिय है, कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही। विसरण की प्रक्रिया में गैस, द्रव्य, ठोस, ये बात कर ली हमने, सारे अणु जो होते हैं, आयंस भी आ गए इसके अंदर, ये सब अपनी अधिक सांद्रता से, देखो यहाँ लिखा हुआ है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो विसरण हमेशा कैसा होगा, निष्क्रिय होगा। अब विसरण एक धीमी प्रक्रिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रोसेस धीमा है इसका। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कोने में आपने एक अगरबत्ती लगाई, उसकी खुशबू पूरे रूम में फैलेगी, वो विसरण है, लेकिन वो धीरे धीरे हो रहा है। ऐसा नहीं आपने अगरबत्ती लगाई पूरा कमरा अभी महकने लग गया, ऐसा नहीं होगा, प्रोसेस धीमा होगा, क्योंकि धीरे धीरे उसके अणु एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। विसरण गैस द्रव्य में स्पष्ट परिकलित होती है, जबकि ठोस में, ठोसों का विसरण कुछ अंश तक ही होता है। गैसों और द्रव्य में तो आपको बहुत देखने को मिल जाएगी, ठोस में जनरली हमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, कम होता है, होता तो है विसरण लेकिन कम होता है। विसरण की दंड किस पे निर्भर करती है, ये आपको पता होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। विसरण की दर किस किस पे निर्भर करती है, और शायद एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी है, और कैसे निर्भर करती है वो भी ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले सांद्रता प्रवणता पे, वही जहां अधिक होगा वहां से कम की तरफ जाएगा, तो जब सांद्रता अधिक होगी तो विसरण भी अधिक होगा। दूसरा है झिल्ली की पारगम्यता। मान लो बीच में कोई झिल्ली लगी हुई है, ये झिल्ली लगी हुई है, कोशिका है, तो बच्चों देखो कोशिका भित्ति भी होगी और कोशिका झिल्ली भी होगी। अगर ये झिल्ली पतली है, मोटी है, किसको जाने दे रही है, किसको नहीं जाने दे रही है, इसकी पारगम्यता पे भी विसरण का प्रभाव पड़ेगा। अगर जाने दे रही है तो इजीली चला जाएगा, नहीं जाने दे रही है तो धीमे जाएगा या जाएगा ही नहीं। ताप, जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे, ऐसे शॉर्ट में लिखा, देखो ताप बढ़ा तो विसरण भी बढ़ जाएगा। एरो से शॉर्ट में लिख दिया करो, देखो ताप को ऊपर एरो से समझाया है मैंने, ताप बढ़ा, ऊपर मतलब बढ़ा, तो विसरण भी बढ़ रहा है। जब दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ा तो ऊपर एरो लगा दो, विसरण भी बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें प्रभावित करती है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन सी चीजें कैसे प्रभावित करती है। अब ये देखो, जैसे सांद्रता है, इधर अधिक सांद्रता है, इधर कम सांद्रता है, तो पदार्थ इधर जाएगा, लेकिन कब तक, हमेशा नहीं जाएगा। जब दोनों जगह सांद्रता बराबर हो जाएगी, मतलब वो अदनान सामी की तरह थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, जब दोनों जगह सांद्रता बराबर हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विसरण रुक जाएगा, फिर विसरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
अब विसरण कितने प्रकार का होता है? तो विसरण हमारे पास जो है वो किसी दो प्रकार से हो सकता है। पहले हम बात करेंगे नॉर्मल विसरण की, जो अभी हम देख के आए हैं। विसरण क्या है? विसरण दाब क्या होता है, पहले ये देखिए। जब जैसे कि मैंने कहा था इस चैप्टर के बीच बीच में बहुत सारी टर्म्स दे रखी है, उसमें एक आता है विसरण दाब, आगे जाके फिर आएगा ये विसरण दाब। विसरण दाब क्या होता है? तो किसी माध्यम में ऐसे प्रसारित होने योग्य कण जो विसरणशील होते हैं, जैसे ये पदार्थ है और ये किसी दूसरी कोशिका से अटैच है। अब यहाँ पे कुछ कण पाए जा रहे हैं, इनको क्या कहेंगे? क्योंकि ये कण इधर जा सकते हैं, इनमें जाने की कैपेबिलिटी है, तो इनको हम कहेंगे विसरण योग्य पदार्थ। ये विसरण योग्य है, ठीक है, और ये इधर से इधर जा सकते हैं। तो विसरण योग्य पदार्थ वे उस माध्यम पे एक प्रकार का दाब डालते हैं। भाई ये जाने के लिए तैयार बैठे हैं कि हम उधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे, एक्साइटेड होते हैं ना हम कहीं जाने के लिए, वैसे ये एक्साइटेड है। तो ये क्या करते हैं? कोशिका भित्ति पे दाब लगाते हैं कि हमें उधर जाने दो। जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हमारे पेरेंट्स को कहते हैं चलो 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 चलो, ऐसे करते हैं ना। तो ये जो है ये क्या कर रहे हैं? कोशिका भित्ति पे दाब लगा रहे हैं कि हमें उधर जाने दो, हमें उधर जाने दो, जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो एक दाब लगा रहे हैं और उस दाब को हम कह रहे हैं विसरण दाब। इन कणों के द्वारा लगने वाला दाब उस कोशिका पर क्या कहलाता है? विसरण दाब कहलाता है। अच्छा, विसरण दाब कहाँ ज्यादा होगा? अगर ये पूछूं मैं, जहां पे सांद्रता अधिक होगी, क्योंकि सांद्रता अधिक होने का मतलब क्या है? कि वहां पे कण ज्यादा है। सांद्रता शब्द तो समझते हैं आप, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे और इससे पहले 9th क्लास में भी कई जगहों पे मतलब कॉमन सा वर्ड है कि मान लो कोई हमारे पास विलियन है, जिनको नहीं है उनको एक बार मैं समझा देती हूँ। मान लो हमारे पास कोई विलियन है, इसमें पानी है और मान लो इसमें मैंने नमक घोल रखा है, शक्कर घोल रखी है, नमक घोल रखा है, कुछ भी घोल रखा है, तो ये विलियन है। अब इसमें ये जो नमक के कण है, ये नमक के कण है, इनकी वजह से जल की सांद्रता चेंज हो सकती है। सांद्रता का मतलब होता है किसी विलयन के अंदर घुले हुए विलय कण। ये नमक विलय है, इसको सॉल्यूट कहते हैं इंग्लिश के अंदर। और जल क्या है? जल विलायक है, क्योंकि इसके अंदर हमने नमक को घोल रखा है ना। ये क्या है? सॉल्वेंट है ये। तो इसकी एक सांद्रता होगी। जल में जितना ज्यादा नमक घोलोगे उसकी सांद्रता उतनी ही बढ़ती जाएगी। नमक घोला सांद्रता बढ़ी, नमक घोला सांद्रता बढ़ी। हालांकि एक समय बाद नमक घुलना बंद हो जाएगा, उसको हम संतृप्त सांद्रता भी कहते हैं, लेकिन उसकी बात हमें नहीं करनी है। हम कह रहे हैं जितना नमक उतनी सांद्रता ज्यादा। तो किसी विलयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उसके कण, अब यहाँ पे कण कौन से हैं? ये नमक वाले, ये दूसरी जगह जाने के लिए तैयार बैठे हैं, भाई हम तो दूसरी जगह जाएंगे, हमारी सांद्रता बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। इसी तरह तो यहाँ पे भाई दाब डालेंगे ये, और उस दाब को हम क्या कहते हैं? विसरण दाब। इसको भी नोट कर लें, क्योंकि ये परिभाषाएं छोटी छोटी बहुत बनती है। अब विसरण का ही हमारे पास दूसरा प्रकार देखो, ये तो नॉर्मल विसरण है, जहां पे बिना किसी ऊर्जा खर्च किए, बिना किसी का सपोर्ट लिए क्या हो रहे हैं? जो पदार्थ के कण हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। एक होता है सुसाध्य विसरण। सुसाध्य मतलब किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पे। अब वो हेल्प हम किसकी लेंगे? यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे मैंने वहां पे बताया कि वहां पे प्लाज्मोडेस्माटा है, यहाँ पे कोई प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है, दोनों कोशिकाओं के बीच दीवार है ना। जैसे मैंने आपको घर का एग्जाम्पल दिया था कि पड़ोसी और आपके घर के बीच में एक खिड़की है, वहां से आप सामान वामान दे रहे हो। अभी खिड़की नहीं है तो आप क्या करोगे? आप या तो आपकी मम्मी बोलती है जा पड़ोस में सब्जी दे आया, पड़ोस से सब्जी ले आ, तो आप किसी को भेजते हो, आपकी मम्मी किसी को भेज रही है, आपको भेज रही है, किसी को भी भेज रही है, तो आप क्या हो गए? आप सुसाध्य हो गए हो, मतलब कि कैरियर हो गए हो उस चीज को ले जाने का। तो कोशिका के पास भी बहुत सारे कैरियर होते हैं किसी चीज को ले जाने के लिए, और वो कैरियर होते कहाँ हैं? वो होते हैं झिल्ली के पास में ही, यहाँ पे इस जगह पे। ये कुछ प्रोटीन होते हैं विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं। ये प्रोटीन ये काम करेंगे। अब ये प्रोटीन ये काम कैसे करते हैं? देखो, ये पदार्थ है मान लो, है ना, इसको पहुंचाना है, ये दो पदार्थ हैं। ये पदार्थ क्या होंगे? इस प्रोटीन से या तो सीधे रास्ता बना देगा ये प्रोटीन इनके लिए कि चलो इसमें से चले जाओ, तो चले जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि ये इस प्रोटीन से जुड़ जाता है ऐसे, और ये प्रोटीन घूम जाएगा,
है ना, ये प्रोटीन ऐसे घूम जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा ऐसे, ये इससे जुड़ा हुआ है ना, अब ये घूम गया 180 डिग्री, तो ये इधर चला गया, बस ये दूसरी कोशिका में चला जाएगा, 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, उधर छोड़ देगा उसको, इधर से लेके उधर छोड़ दिया। तो ऐसे ये प्रोटीन काम में आते हैं, इनको हम कहते हैं सुसाध्य विसरण। हो तो विसरण ही रहा है ये भी, क्योंकि ये भी कैसे होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होगा, निष्क्रिय हो रहा है ये भी। कैसा है ये, निष्क्रिय है, यहां पे लिख रही हूं मैं, ये भी निष्क्रिय है। अणु आर पार करने के लिए झिल्ली का प्रोटीन की मदद ले रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये सुसाध्य विसरण कहलाता है, और इसमें क्या होगा, देखो कोई भी ऊर्जा व्यय नहीं होगी, विशिष्ट प्रोटीन है हमारे पास। यहाँ पे आपको एक प्रोटीन का नाम आएगा जो आपको याद रखना है। ऊर्जा निवेश की आवश्यकता भी होती है कभी कभी, लेकिन कब होगी, ऊर्जा निवेश की आवश्यकता तब होगी जब आप उल्टे काम करवाओ, यानी कि आप कम सांद्रता से अधिक की तरफ भेजोगे, रूल के अपोजिट काम करवाओगे, तब ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए दो प्रकार का है, निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय में तो क्या करना है, हमेशा अधिक से कम की तरफ जाएगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, तो आपको कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आप उल्टा काम कराओ, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ ले जाना चाहते हो किसी चीज को, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। सुसाध्य विचरण अति विशिष्ट होते हैं, ये बात बहुत ध्यान रखनी है। स्पेशल है भाई, ये सबको नहीं ले जाएंगे, सबको इधर से उधर ले जाने का काम नहीं करते, ये स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि प्रोटीन हमेशा स्पेशलाइज्ड होती है। जैसे मान लो ये सेल है ना, इस पे ये प्रोटीन बैठा हुआ है, इस प्रोटीन का काम है सिर्फ सोडियम को ले जाने का। ये कहता है मैं सिर्फ सोडियम को ले जाऊंगा और किसी को नहीं ले जाऊंगा, तो ये सोडियम को ही इधर से उधर ले जाएगा, बाकी किसी को नहीं ले जाएगा। अगर बाकी किसी को ले जाना है तो फिर दूसरा प्रोटीन बनेगा उसके लिए। तो ये सुसाध्य विसरण या फैसिलिटेड डिफ्यूजन जो होते हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लो, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, पोरीन याद रखना है आपको। फैसिलिटेड डिफ्यूजन या सुसाध्य विसरण का हमारे पास जो प्रकार है या एग्जाम्पल है वो है पोरीन। पोरीन का मतलब होता है पोर, छेद। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एक तो आपके बैक्टीरिया में, एक आपके प्लास्टिड हरित लवक में, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में। इनकी झिल्लियों में पाए जाते हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी झिल्ली में कुछ छेद पाए जाते हैं ऐसे, प्रोटीन से बने हुए ऐसे। तो इससे चीजें जो है आसानी से जल के अणु बाहर निकल सकते हैं, कोई भी अणु। अच्छा, जल हमारी कोशिका झिल्ली में इजीली नहीं जाता, अगर आपको पता हो, क्योंकि हमारी जो कोशिका झिल्ली है अगर आपको पता है तो भाई वो तो लिपिड की बनी हुई है। लिपिड तो जल का विरोधी होता है, तो वो जल को इजीली नहीं जाने देता। तो फिर यहाँ पे कुछ छेद है जिससे जल आसानी से झिल्ली के आर पार जा सकता है, उसको हम कह रहे हैं पोरीन। तो ये पोरीन आपको याद रखना है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और ये छोटे साइज के अणु होते हैं, जो छोटे साइज के अणु होते हैं उनको गुजरने देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल एक और है, जल मार्ग को 8 तरह के एक्वापोरीन काम में लेते हैं। एक्वा क्यों लिख रहे हैं, है तो पोरीन प्रोटीन ही, लेकिन एक्वा का मतलब होता है जल, क्योंकि सिर्फ ये जल को जाने दे रहे हैं। ये भी स्पेशल रहेंगे, क्योंकि हमने बोला कि सुसाध्य विसरण तो स्पेशलाइज्ड होता है, पानी को जाने दे रहा है तो पानी को ही जाने देगा, सोडियम को जाने दे रहा है तो सोडियम को ही जाने दे रहा है। तो भाई ये एक्वापोरीन जो होते हैं वो 8 प्रकार की प्रोटीन के बने होते हैं। उनके नाम हमें याद नहीं करने, सिर्फ ये करना है कि ये 8 प्रकार के प्रोटीन है। जैसे कि ये प्रोटीन है, इसको अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये 8 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ये मतलब है इसका। अब बात कर लेते हैं यूनिपोर्ट। अब ये जो विसरण है या सुसाध्य विसरण है, सुसाध्य विसरण की ही बात कर रहे हैं वैसे हम, सुसाध्य की। ये 3 प्रकार से हो सकता है, यूनि, सिम और एंटी। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी बार बार क्वेश्चन आता है अंतर बताने के लिए। कुछ अंतर नहीं है, बिल्कुल सिंपली मैं आपको समझाऊंगी। यूनि का मतलब होता है एक, इतना तो आपको पता हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो पढ़ते आ रहे हो कि यूनि मतलब एक, बाई मतलब 2, है ना, ये तो पता है। यूनि का मतलब एक, जब कोई प्रोटीन या कोई कैरियर, वाहक जिसको हम कह रहे हैं, ये
प्रोटीन जैसे कि मैंने कहा वाहक की तरह काम कर रहे हैं इधर से उधर ले जाने के लिए, है ना। तो जब कोई प्रोटीन एक ही प्रकार के पदार्थ को या एक ही दिशा में जाने देता है तो उसे हम कहते हैं यूनिपोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है जाने देना। इस विधि के अंतर्गत एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्ली में जाता है। इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, जब कोई सुसाध्य प्रोटीन केवल एक प्रकार के अणुओं का एक दिशा में परिवहन करता है तो उसे हम कहते हैं यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन या यूनिपोर्ट डिफ्यूजन। कैसे, सुनो, ये कोशिका है, ये कोशिका का प्रोटीन है, ठीक है, मैं सिर्फ प्रोटीन बना रही हूं अभी, और ये कोशिका की झिल्ली है, ये रही कोशिका की झिल्ली। अब ये क्या है, ये कोई प्रोटीन है, ये कोई अणु है, कोई भी अणु हो सकता है, ठीक है, ये अणु है और ये कोई दूसरा अणु है। ये क्या कर रहा है, एक बार में एक को ही ले जाएगा, इसको इधर से इधर ले जा रहा है, ठीक है, दूसरी बार में इसको ले जाएगा। और मान लो यहाँ पे दोनों साइड का चलेगा ये काम, तो मान लो यहाँ पे भी कोई अणु है तो एक बार में एक ही ले जाएगा ये और एक ही दिशा में ले जाएगा। मतलब अगर इधर से इधर ले जा रहा है तो इधर से इधर ही ले जाएगा, एक बार में एक और एक दिशा में। दो दो तीन तीन साथ में नहीं जाएंगे इसके, एक अकेला जाएगा, तो उसको बोलते हैं यूनिपोर्ट, ठीक है। दूसरा होता है सिमपोर्ट। सिम का मतलब होता है साथ साथ। इस विधि के अंतर्गत दोनों अणु एक साथ एक दिशा में जाते हैं। ये लो डायग्राम, वैसे आपके एनसीईआरटी में सारे बने हुए हैं। ये दो अणु है, ये वाला भी, अब मैं इस डायरेक्शन से बना देती हूँ वरना आप सोचेंगे हमेशा इस जगह से उस जगह पे ही जाता है। ये डिपेंड करेगा सांद्रता किधर ज्यादा है ना। मान लो ये दो अणु है, एक ए और एक बी, तो भाई ये दोनों को साथ साथ ले जा रहा है और एक ही दिशा में, इसको भी इधर से इधर ले जा रहा है और इसको भी इधर से इधर ले जा रहा है, एक दिशा में साथ साथ जोड़ के, ठीक है। ये हो गया सिमपोर्ट। अब है एंटीपोर्ट। एंटी का मतलब होता है विपरीत। सबकी मीनिंग से समझा करो, हमेशा मैं बोलती हूँ कि इनकी मीनिंग समझ लोगे ना तो काम आसान हो जाएगा। सिम का मतलब साथ, साथ साथ, यूनि का मतलब एक, और एंटी का मतलब प्रति या विपरीत, विपरीत काम करेंगे। यही प्रोटीन बना दिया वापस से मैंने, ये रहा प्रोटीन, ये झिल्ली। अब ये देखो एक इधर बैठा है, एक अणु ए इधर बैठा है, एक अणु बी इधर बैठा है। अब ये क्या कह रहा है, भाई मैं तो डबल डबल काम नहीं करूंगा। जैसे वही आपकी मम्मी ने कहा जा बेटा पड़ोस में सब्जी दिया, तो आप करोगे हैं, जब देखो तब पड़ोसियों में सब्जियां बेचती रहती हूँ, वो तो कभी कुछ हमें देते नहीं है। अब ये बात पड़ोसी ने सुन ली, पड़ोसी कह रहा है यार बात तो सही कह रहा है, ये रोज कटोरी में सब्जी आती है, मैं सब्जी खा लेती हूँ, बदले में कुछ नहीं देती। तो अब आप सब्जी लेके गए, तो सब्जी जैसे ही आपने कटोरी दी पड़ोसी को कि आंटी मम्मी ने सब्जी भेजी है, तो आंटी ने कहा ले बेटा आज मैंने जो है मलाई कोफ्ता बनाया है, तू भी सब्जी ले जा। तो ये क्या हो गया भाई, एक्सचेंज हो गया, इधर से सब्जी इधर गई, इधर से इधर गई। तो ये होता है एंटी, ठीक है। ए ने बी ए की तरफ गया तो उधर से क्या होगा, ए भी बी की तरफ आएगा। तो दोनों विपरीत दिशा में है, एक इधर से इधर जा रहा है, एक इधर से इधर, विपरीत दिशा में काम हो रहा है और दो अणु एक साथ जा रहे हैं। तो ये हो गया एंटी, ठीक, समझ में आ गया। ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन अंतर आता है इसमें। तो ये डायग्राम वैसे तो आपके एनसीईआरटी में बने हुए, आप चाहे तो मेरे गंदे वाले डायग्राम भी बना सकते हैं, थोड़ा सा उसको सुधार के। अब है सक्रिय परिवहन। दो प्रकार का पढ़ा था हमने छोटी दूरी के लिए, एक निष्क्रिय और एक सक्रिय। निष्क्रिय खत्म हो गया, विसरण और सुसाध्य विसरण। लेकिन सुसाध्य विसरण कई बार एक्टिवली भी होता है, लेकिन सक्रिय परिवहन होगा कब? सक्रिय परिवहन कब होगा? जब मैंने कहा कि आप उल्टी गंगा बहाओगे। लेकिन आप बोलोगे मैम उल्टी गंगा बहाने की क्या जरूरत है, क्यों हमें अधिक से कम की तरफ नहीं भेज रहे, कम के से अधिक की तरफ क्यों भेजेंगे? भाई सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये पत्ती है, इसके आपको पता है पत्ती में हमेशा स्टार्च बना रहेगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, और ये पौधे का बाकी भाग है, तो आपको पता है कि पत्ती में हमेशा स्टार्च की मात्रा ज्यादा रहेगी, मतलब यहाँ पे सांद्रता अधिक रहेगी, अधिक सांद्रता।
और इसके पास एक कोशिका है, ये वाली मान लो, इसके पास तो स्टार्च नहीं है, तो इसके पास कम सांद्रता रहेगी। तो ये तो सीधी सी बात है कि स्टार्च इधर से इधर आएगी, अपनी अधिक से कम की तरफ आ जाएगी। तो ये तो हो गया निष्क्रिय परिवहन, आसानी से आ जाएगी क्योंकि रूल फॉलो हो रहा है। लेकिन अभी मेरे पास कोई दो कोशिकाएं हैं, ये वाली। अब इसमें से पत्ती भी हो सकती है, पत्ती नहीं भी हो सकती है। मान लो एक पत्ती है, ये खाना बना रही है, इसके पास स्टार्च बन रहा है, लेकिन आज इसको धूप नहीं मिली। और ये पत्ती के पास वाली कोई कोशिका है, मान लो तने की कोशिका है, आज इसको धूप नहीं मिली तो इसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया, है ना, और फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो स्टार्च नहीं बना। लेकिन देखो पत्ती की भी अपनी जरूरत है, उसको भी ऊर्जा तो चाहिए ना वृद्धि करने के लिए। तो इसने कहा तने को कि यार कल मैंने बहुत खाना बनाया था, है ना, यहाँ पे देखो स्टार्च है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टार्च नहीं है, पत्ती में तो स्टार्च रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो बनाती रहती है। लेकिन ये कह रही है कि मुझे वृद्धि करनी है और मुझे और स्टार्च की जरूरत है, मुझे और एनर्जी चाहिए। तो ये पड़ोस से कहेगी कि लाओ मुझे स्टार्च दे दो। तने के पास ऑलरेडी स्टार्च कम है, कम ही रहेगा, पत्ती के कंपैरिजन में तो तने के पास कम रहेगा ना, क्योंकि पत्ती तो बनाती रहती है। तो अभी सांद्रता यहाँ पे अधिक है, अभी भी इसके पास स्टार्च ज्यादा ही है और इसके पास कम है, या इसी में इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा है। लेकिन ये कह रही है नहीं मुझे और स्टार्च चाहिए क्योंकि मुझे पत्ती को लंबा करना है। तो ये अब उल्टा काम हो रहा है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर बहाव चल रहा है। भाई ये स्टार्च मांग रही है, दे दो। तब क्या होगा, तब रूल उल्टा हो रहा है, कम से अधिक की तरफ जा रहा है, कम से अधिक की तरफ जा रहा है। तो फिर इस जगह पे हमें क्या खर्च करनी पड़ेगी, एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। ऐसा होता है कोशिका के अंदर, प्लांट के अंदर, हमारे अंदर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सक्रिय होता है। अब ये सक्रिय परिवहन के लिए भी कोई विशिष्ट प्रोटीन हो सकते हैं। अभी जो हम प्रोटीन पढ़ के आए हैं सुसाध्य में, वो सारे निष्क्रिय थे, लेकिन वही प्रोटीन कई बार जब वही उनको कम से ज्यादा की तरफ भेजना पड़ेगा तो वो कहेंगे नहीं पैसा लगेगा। अभी तो पहले तो भाई अधिक से कम की तरफ भेज रहे थे तो हम पैसे नहीं ले रहे थे, लेकिन अब अगर भेजना है तो हम तो पैसे लेंगे, ऊर्जा लेंगे। तो कई बार ये प्रोटीन ऊर्जा खर्च करके भी काम करते हैं, क्योंकि रूल के वही रिश्वत देनी पड़ेगी, है ना, कोई काम कराना है गैर कानूनी तो रिश्वत देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इनको रिश्वत देनी पड़ती है, जो पदार्थ ऊर्जा झिल्ली के पार करने में प्रयोग होगी, ठीक है, एनर्जी यूज होगी। एंजाइमों की बात, वाहक प्रोटीन। वाहक प्रोटीन किसको कह रहे हैं, वही प्रोटीन जो इधर से उधर का काम कर रहे हैं। झिल्लियों को करने वाले पदार्थ के प्रति बहुत अधिक विशिष्ट होते हैं। प्रोटीन विशिष्ट है, पहले ही बोल दिया, स्पेशलाइज्ड है, उनकी मर्जी है, उसी को ले जाएंगे। सोडियम को ले जाना है तो सोडियम को, पोटेशियम को ले जाना है तो पोटेशियम को। और ये बात आप आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। हमने आगे, अगर आपने मेरे चैप्टर्स पढ़े हैं तो हमने वहां पे सोडियम पोटेशियम पंप की बात की है। ये पंप क्या है, ये पंप यही सुसाध्य विसरण के ही पंप है, ये वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं। तो भाई ये तो सिर्फ सोडियम पोटेशियम है, ऐसे ही सोडियम पंप भी होता है, पोटेशियम पंप भी होता है। याद आया, आप कनेक्ट कर पा रहे हो ये प्रोटीन क्या है। ये प्रोटीन यही, ये चैनल्स हैं, कैरियर हैं, जिनको कई बार हम चैनल कह देते हैं, कई बार पंप कह देते हैं, कई बार वाहक कह देते हैं, सब उन्हीं प्रोटीनों के नाम हैं। विशिष्ट होते हैं, इनकी क्या खासियत है, देखो पहला तो ये एंजाइम विशिष्ट है, हर जगह पे काम नहीं आएंगे। अब अगर ये प्रोटीन है तो प्रोटीन की एक खासियत होती है कि अगर प्रोटीन को कुछ ऐसी चीज मिल जाए, ताप मिल जाए, ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो प्रोटीन विकृत हो जाते हैं। ये बात भी हमने पढ़ी जीव अणु वाले चैप्टर में। तो भाई ये प्रति संवेदनशील है, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो प्रोटीन खराब, काम नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये निर्भरता है इनकी, आपसे पूछ सकते हैं, जैसे विसरण के निर्भरता के कारक पढ़े हमने, ताप दाप, ऐसे इसके निर्भरता के कारक हैं। ये देखो, ये आपको कंपैरिजन पूछ सकते हैं, तुलना। अभी 3 प्रकार का हमने क्या पढ़ा, स्थानांतरण पढ़ा, ठीक है। एक तो हमने पढ़ा विसरण, फिर हमने पढ़ा सुसाध्य विसरण, और तीसरा हमने पढ़ा सक्रिय विसरण। सक्रिय में कई बार सुसाध्य वाले भी आ जाते हैं, ये बात मैंने सबसे पहले जो चार्ट बनाया था उसमें भी कह दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों में अंतर क्या है सुनो। ये है साधारण वाला विसरण जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती, ये सुसाध्य वाला प्रोटीन से हो रहा है, ये भी प्रोटीन से हो रहा है, ठीक है, इसलिए, लेकिन ये सक्रिय वाला है। तो 3 विसरण पढ़े हमने,
सामान्य विसरण, सुसाध्य विसरण और सक्रिय विसरण या परिवहन। परिवहन के ही थे ये तीनों प्रकार, छोटी दूरी के परिवहन के लिए। देखो ये क्या होते हैं, हमेशा ये विशिष्ट नहीं होते क्योंकि इसमें प्रोटीन है ही नहीं। ये तो भाई सीधा रास्ता बना हुआ है, ऐसा सीधा रास्ता था, ऐसे जा रहे हैं विसरण के द्वारा, तो ये विशिष्ट नहीं है। ये कोई भी जा सकता है कोई भी आ सकता है वाला खेल चल रहा है इधर। ये विशिष्ट होंगे क्योंकि ये प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन विशिष्ट होते हैं। पहले ही बोल दिया हमने कि सुसाध्य परिवहन के जो प्रोटीन होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, तो ये किसी को ले जाएंगे किसी को नहीं ले जाएंगे, ये भी किसी को ले जाएंगे किसी को नहीं ले जाएंगे। दूसरा है उच्च वर्णात्मकता। वर्णात्मक का मतलब भी यही, सेलेक्टिव है ये। भाई ये तो सेलेक्टिव है ही नहीं, इसमें तो सब में नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए। ये सेलेक्टिव रहेंगे क्योंकि ये प्रोटीन के हैं और ये भी सेलेक्टिव रहेंगे क्योंकि ये प्रोटीन के बने हुए हैं। शिखरोपरि, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपहील, क्या मतलब होता है इसका? देखो अपहील का मतलब होता है किसी चीज को वही रूल के विपरीत ले जाना, जैसे कि नीचे से ऊपर ले जाना किसी चीज को, या हम बोले कि कम सांद्रता से अधिक की तरफ ले जाना, क्योंकि नॉर्मल रूल तो क्या कहता है कि अधिक से कम की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर आप कम से अधिक की तरफ ले जा रहे हो तो इसमें तो क्या होता है, ये तो कभी जाएंगे ही नहीं। विसरण वाले तो हमेशा अधिक से कम की तरफ जाएंगे, तो ये तो अपहील वाला बनाते ही नहीं है, कभी अपहील ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे। अपहील का मतलब कम से अधिक की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। ये जो प्रोटीन है ये भी बिना ऊर्जा के काम कर रहे हैं, ये भी अधिक से कम की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि ये पैसा ले रहे हैं भाई, रिश्वत ले रहे हैं, तो ये कर सकते हैं ये काम, यानी कि कम से अधिक की तरफ जाएंगे ये, ठीक है। और इसीलिए हम इनको ऊर्जा दे रहे हैं क्योंकि रूल के विपरीत काम करा रहे हैं। एटीपी ऊर्जा इसमें खर्च नहीं होगी, इसमें खर्च नहीं होगी, सिर्फ इसी में खर्च हो रही है। तो ये टेबल आपको हेल्प करेगी उन तीनों को तुलना करने में, ठीक है। समझ गए? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। आ जाओ, अब है पादप में जल संबंध क्या होता है। भाई प्लांट है तो उसके पानी से क्या उसका संबंध है, इसके बारे में बीच में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। अभी हमने क्या खत्म किया, अभी हमने छोटी दूरी का ट्रांसपोर्टेशन खत्म कर दिया है, परिवहन, ठीक है। लंबी दूरी वाला अभी गैप के बाद आएगा, बीच में कुछ टर्म्स आ रही है वो हमें देखनी है। सबसे पहले पादप जल संबंध। तो भाई पादप का और प्लांट का और पौधों का जो पानी से संबंध है वो तो छुपा हुआ नहीं है। पौधों को क्या चाहिए भाई? पानी चाहिए। किसी भी प्रकार का पौधा हो, पौधे का कोई भी भाग हो, उसमें पानी रहेगा। जैसे कि अगर हम तरबूज की बात करें, और सब में मात्रा अलग अलग रहेगी, तरबूज में 92% पानी रहता है। अगर कोई पौधा ऐसा है जो शाकीय पौधा मतलब हर्ब, जिसकी ज्यादा हाइट नहीं होती, श्रब टाइप का पौधा, तो भाई इसमें 10 से 15% पानी होता है। जबकि अगर हम एक बीज की बात करें जो सूखा हुआ है, एक सूखा हुआ बीज भी अगर है तो उसमें भी पानी है। ऐसा मत समझना कि उसमें पानी नहीं है, कितना, उसमें भी हम बोल सकते हैं कि 10 से 15% पानी रहता है उसके अंदर भी। तो पानी हर जगह रहेगा, पौधे के हर भाग में, चाहे वो सूखा हुआ बीज क्यों ना हो। पानी का अलग ही भाई कनेक्शन है पौधों से। अगर एक मक्के की बात करें तो मक्का लगभग 3 लीटर पानी जो है एक बार में क्या करता है, अवशोषित करता है एक दिन में। और सरसों कितना करता है भाई? सरसों जो है पौधा 5 घंटे में अपने वजन के बराबर पानी अवशोषित कर लेता है। तो बहुत स्पीड से पानी अवशोषित हो रहा है, लेकिन ये अवशोषण का काम कौन कर रहे हैं यही हमें देखना है। लेकिन उससे पहले वही, जैसे कि कुछ टर्म्स है, सबसे पहली बात आ रही है जल विभव क्या होता है तथा या अंतः शक्ति क्या होती है। इसके लिए मैंने क्लास के अंदर एक ट्रिक भी बताई थी। भाई जल जो है, शुद्ध जल एक क्या होता है, शुद्ध जल एक रहेगा आपके कंवारे लड़के की तरह। बैचलर लड़का जो होता है भाई बड़ा फ्री रहता है, जहां जाए वहां आए, जैसे भी कर ले, तो उसमें बहुत एनर्जी होती है जब तक उसकी शादी नहीं होती। तो भाई एक जो जल है, शुद्ध जल, उसका जल विभव हमेशा अधिकतम होता है, उसकी एनर्जी हमेशा अधिकतम होती है, ठीक है। जब लड़के की शादी हो जाती है तो वो बंध जाता है ना। तो जल में अगर हम कुछ मिला दें, जैसे कि लड़की की जीवन में हमने क्या मिला दिया भाई, आपने उसके जीवन में कोई लड़की ला दी, उसकी पत्नी मिला दी, ऐसे ही जल के अंदर अगर हम कुछ भी डाल दें, कोई पत्नी डाल दें उसकी, तो जल का विभव धीरे धीरे कम होने लग जाता है।
तो अगर आपसे पूछ ले अधिकतम जल विभव किसमें होता है, तो अधिकतम जल विभव शुद्ध जल के अंदर होता है। अब जल विभव है क्या, कुछ नहीं, सिंपली जल की ऊर्जा, जल के अणुओं में जितनी ऊर्जा होती है उसको हम कहते हैं जल विभव, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं जल की अंतःशक्ति। किसी शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा विलयन में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को उस तंत्र का जल विभव कहते हैं। अब ये परिभाषा अब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कैसे, देखो ये जल है, ये शुद्ध जल है। अभी मैंने कहा कि शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम होता है, और वो कितना होता है, अधिकतम मतलब 100 नहीं, अधिकतम मतलब 0 हमने माना हुआ है। अधिकतम का मतलब यहाँ पे है 0। शुद्ध जल का जल विभव मतलब कि जल के अणुओं में जो मुक्त ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है और वो 0 होती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके जीवन में मैंने पत्नी डाल दी, शादी करवा दी इसकी। अब जब भी आप जल के अंदर कोई चीज मिला रहे हो, जैसे मैंने ये शक्कर डाल दी, तो ये चीज क्या होती है, ये विलय होती है। ये जल विलायक है और ये विलय है। अब ये क्या बन गया, ये विलयन बन गया है, ठीक है। ये क्या है, विलयन। विलयन किसको कहते हैं, जब विलायक में कुछ डाल दो, जल के अंदर कुछ डाल दो तो वो विलयन मिल जाता है। शक्कर का विलयन, नमक का विलयन, है ना, नींबू का विलयन। पहले ये शुद्ध था। अब जब इसकी जिंदगी में पत्नी आ जाती है तो बंदिशें ज्यादा आ जाती है, तो इसका जल विभव कम हो जाता है। इसका जल विभव क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि पत्नी ने बंदिशें लगा रही है, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब आओगे, क्यों जाना है, ऐसे। तो जल विभव कम हो गया और इसका जल विभव अधिकतम है। तो अब ये परिभाषा समझना, किसी शुद्ध जल के जल की मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा मतलब वही जल विभव, मुक्त ऊर्जा और विलयन, ये विलयन बन गया, शादी हो गई इसकी। विलयन में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, अब इसमें जो जल के अणु है, अब जो शादीशुदा लड़का है उसकी ऊर्जा तो कम हो गई ना बच्चे की, तो जल विभव कम हो गया है। तो शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा और विलयन के जल की मुक्त ऊर्जा में जो अंतर आ गया है उसे हम क्या कह रहे हैं, जल विभव कह रहे हैं। अब ये अंतर क्या आया है, तो एग्जाम्पल ले लो, पहले तो 0 ही रहेगी, शुद्ध जल की तो हमेशा 0 रहती है, अधिकतम है वो। अब कम हो गई तो 0 से कम करोगे तो कहां जाओगे, माइनस में जाओगे ना, प्लस में मत चले जाना, 0 से बढ़ जाएगा वो। तो मान लो इसकी हो गई -2। अब इन दोनों में अंतर कितना है, 2 का, 0 - 2 2। तो भाई 2 का जो अंतर आया है वो 2 का अंतर ही इसका क्या है, जल विभव है। समझ गए बात को, परिभाषा समझ में आ गई, बिल्कुल। आ जाओ अब, शुद्ध जल का जल विभव सबसे अधिकतम होता है और ये कितना होता है, 0 होता है, ये बात ध्यान रखना। और अणुओं में सबसे ज्यादा अधिकतम मुक्त ऊर्जा होती है शुद्ध जल के। जब किसी विलयन को मिलाते हैं, जल में, जल की शादी करवाई, जल में कुछ मिला दिया मतलब वो जो मिलाया जाने वाला है उसको क्या कहते हैं, विलय, सॉल्यूट कहते हैं। अणुओं की मुक्त ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है, और जल विभव का मान भी 0 से कम हो जाता है, हमेशा माइनस में जाएगा, ऋणात्मक। -2 लिखा मैंने इसलिए, माइनस में कम करना है तो माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अंतर को जल विभव कहते हैं। जल विभव एक मानक ताप पे किसी भी दाब पर नहीं होता, इसमें कोई प्रेशर नहीं है, ये वायुमंडलीय दाब पे काम कर रहा है। आपने पानी रखा है, उस पे वायुमंडलीय दाब लग रहा है, जो नॉर्मल दाब है 1 atm जिसको हम कहते हैं, उस पे जो जल में विभव है वही उसका जल विभव है, इस पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगा रहे हम, ठीक है, 0 होता है। इसलिए विलयन का जितने भी, अब देखो अभी मैंने कहा शुद्ध जल कवारा है और जितने भी विलयन है, विलयन मतलब सॉल्यूशन, उसके अंदर तो कुछ ना कुछ मिला हुआ है, तभी विलयन कह रहे हैं। तो शुद्ध जल के कंपैरिजन में, यानी कि कवारे लड़के की कंपैरिजन में शादीशुदा लड़कों का जल विभव कम ही रहेगा। तो जितने भी विलयन है उनके अंदर, सब के अंदर जल विभव हमेशा 0 से कम रहेगा, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ मिला दिया है आपने, शुद्ध जल के अंदर कुछ ना कुछ मिला दिया है, विलय मिला दिया है, शादी करवा दी है भाई इनकी, ठीक है, हमेशा निम्न रहेगा। इसको किससे शो करते हैं, इसको शो करते हैं S से, ठीक है, ये नकारात्मक रहता है हमेशा, ये बात ध्यान रखें, नकारात्मक हो जाएगा, सब में हमेशा कैसा रहेगा, ऋणात्मक रहेगा,
क्योंकि भाई दोनों का अंतर है। अब मान लो हमने एक दूसरा रूल अप्लाई किया। क्या रूल अप्लाई किया? हमने वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव लगा दिया। एक मैंने कहा वायुमंडलीय दाब पे जो विभव है उसको हम जल विभव कह रहे हैं। अब आप उस जल पे कोई प्रेशर लगा रहे हो, है ना, प्रेस कर रहे हो उसको, वायुमंडलीय ज्यादा 1 ATM से ज्यादा आपने तापक्रम बढ़ा दिया। अब इससे क्या होगा? जल विभव बढ़ जाएगा और उसे हम क्या कहते हैं? दाब विभव कहते हैं। इसको साई पी से डिनोट करते हैं। दो बातें अभी हमने की। एक कहा हमने जल विभव। जल विभव को किससे डिनोट करते हैं? साई एस से। ये जल विभव है। शुद्ध जल का जल विभव कितना रहेगा? 0। पर ये हमने कहा किसी भी दाब पे नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर दाब पे है, प्रेशर पे है। अब हमने उस विलयन पे प्रेशर बढ़ाया, वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब लगाया। अब उसका जल विभव परिवर्तित हो जाएगा। जो शून्य से परिवर्तन हुआ है उसके जल विभव में, उस जल विभव को क्या बोलेंगे? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा दाब लगाया तो उसको हम क्या कह देंगे? दाब विभव। इसको साई पी से डिनोट करते हैं, दाब विभव। दो चीजें आ गई। दाब विभव क्या रहेगा? कोशिका जल विभव, विलय विभव और दाब विभव दोनों ही से प्रभावित होता है। इनके बीच निम्न प्रकार का संबंध होता है। 3 चीजें, सुनो मेरी बात। एक होता है जल विभव, नॉर्मल जल का जल विभव जो 0 होता है। फिर हमने उस जल पे दाब लगाना शुरू कर दिया, प्रेशर लगाना शुरू किया, तो अब जो हमारे पास जल विभव आया है 0 से ऊपर या नीचे जो भी आया है उसको हम कहेंगे दाब विभव। वैसे ज्यादा ही होगा, प्लस में रहेगा, 0 से बढ़ेगा, ठीक है, दाब विभव होता है। अब ये दोनों मिलकर ही जल का वाटर पोटेंशियल बनाते हैं। देखो इनके इंग्लिश नाम याद करने हैं। इसको कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, इसलिए यहां पे एस लगा हुआ है। प्रेशर पोटेंशियल, इसलिए पी से डिनोट कर रहे हैं। अब ये दोनों मिलकर हमारे एक्चुअल जो विलयन है हमारे पास जो जल है उसका एक्चुअल अगर आपको जल विभव निकालना है, मतलब एक बिना दाब के और एक दाब के साथ, तो टोटल कितना जल विभव हुआ, तो उसको हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल, यानी कि नॉर्मल जल विभव। भाई इसका नाम जल विभव नहीं रखेंगे, इसका नाम है विलय विभव, क्योंकि विलयन मिला दिया आपने। विलय विभव, सॉल्यूट पोटेंशियल, मैंने उल्टा लिख दिया था। विलय विभव क्योंकि आपने जल में विलय मिलाया है ना, नमक या शक्कर जो भी मिलाया है, तो उसके बाद जो जल विभव बना वो क्या हो गया? विलय विभव, ठीक है। आपने उस पर प्रेशर डाला तो जो जल विभव आया उसको हम कहेंगे दाब विभव। और एक हमारा एक्चुअल जल विभव है जो हमेशा 0 रहता है, लेकिन अगर हमें किसी विलयन का, जो भी हमें विलयन दिया हुआ है उसका अगर हमें जल विभव निकालना है तो फिर कैसे निकालोगे? तो पहले आप उसका विलय विभव निकालोगे, फिर उसका दाब विभव निकालोगे और फिर आप उसका जल विभव निकालोगे, क्योंकि अब वो 0 नहीं है ना। 0 तो शुद्ध जल का होता है, हम तो विलयन का निकाल रहे हैं। तो उसका एक संबंध होता है साई W साई S प्लस साई P। ये आपको संबंध याद रखना है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल है जो मैंने क्लास के अंदर 1-2 करवाए भी हैं और आते भी है, इस पे सवाल आते हैं। तो ये संबंध आपको याद करना है। क्या संबंध याद करना है? फाई W, जिसको हम कह रहे हैं जल विभव, वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। इनके सबके नाम, ये है जल विभव पानी का, शुद्ध जल का, ये है विलय विभव, वहां पे लिख दिया है मैंने, और ये है दाब विभव। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन देते हैं आपको, किसी जल का दाब विभव। भाई आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए नहीं है उनके लिए। जैसे कि किसी ने आपको दे दिया कि किसी का आपके पास दाब विभव जो है वो -10 है, ठीक है, और आपके पास विलय विभव जो है वो -15 है, ठीक है। तो इसका जल विभव क्या होगा? तो ये फॉर्मूला लगा दो, बस इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं हम परासरण की। कई बच्चे पूरा जन्म बायो पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी उन्हें परासरण और विसरण में संबंध पता नहीं चलता। कहते हैं मैम परासरण और विसरण में क्या फर्क है? वही तो हो रहा है, आपने कहा पहले भी, भाई विसरण में भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहा है, परासरण भी कम सांद्रता से अधिक से कम की तरफ जा रहा है। फर्क है अर्ध पारगम्य झिल्ली का। विसरण में झिल्ली होती है लेकिन वो झिल्ली अर्ध पारगम्य नहीं होती, पहली बात। विसरण तीनों पे लागू होता है, द्रव्य पे, ठोस पे, गैस पे, ये लिख लेना अंतर। जबकि परासरण सिर्फ द्रवों के लिए काम में आता है, ठीक है, सिर्फ द्रव्य काम में आएंगे, लिक्विड, सिर्फ लिक्विड्स काम में आएंगे इसके अंदर, वो तीनों के लिए है। उसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं रहेगी, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली है। इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे बार बार, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन रहेगी इसके अंदर, जैसी कोशिका के अंदर होती है। ऐसी क्रिया जिसमें विलायक अणुओं का, अच्छा दूसरा देखो विलायक बोला है, विलायक कौन है? अगर अच्छे से केमिस्ट्री पढ़े हैं और तो पता होगा, विलायक हमेशा जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है हमारा विलायक है, वो कौन होता है? जनरली जल होता है। हमारे इस कॉन्सेप्ट में तो सब जगह जल ही है, बाकी ऐसे कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, फिनॉल भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम जल के बारे में ही बात कर रहे हैं तो जल हमारा विलायक है, क्योंकि इसी में सब घोलना है, ठीक है। तो विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की और अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण विसरण का ही एक प्रकार है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो परिभाषा लिखी हुई है वो कई बच्चों को गलत लग रही होगी, लेकिन वो सही है। हर बुक में परासरण की परिभाषा में झोल है, बता रही हूं मैं आपको क्या। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो चीजें हैं, एक तो है विलायक यानी कि जल, और एक होता है विलय जो जल में घुला हुआ रहता है। विलय को जल में घोलने से उसकी सांद्रता बढ़ती है, ये बात आपको पता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जल जो है या विलायक जो है उसकी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना। ये दो बॉक्स है, सुनना अभी मेरी बात। यहाँ पे 100 ml जल है, यहाँ पे भी 100 ml जल है, इसमें 2 ग्राम शक्कर घुली हुई है, इसमें 4 ग्राम शक्कर घुली हुई है। तो ज्यादा चाशनी कौन सी है? चाशनी वाला कौन है? ये। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूं कि इसकी सांद्रता क्या है? अधिक है, क्योंकि इसमें शक्कर ज्यादा घुली हुई है, और यहाँ पे सांद्रता कम है। अब पानी किधर से किधर जाना चाहिए? सुनो, जल को विलय से प्यार होता है, ये विलय होते हैं ना जितने भी, या आयंस, खनिज, जल उनके पीछे घूमता रहता है ना। ये जल को विलय से प्यार होता है, कुछ वैसा ही प्यार जैसा मुझे बायो से है ना, और फूल को भंवरे से होता है, कुछ वैसा ही प्यार है इन दोनों के बीच में। जहां इसको विलय मिला नहीं, जहां आयंस मिले नहीं, जल उनके पीछे पीछे भाग जाता है। तो देखो जल को यहाँ पे शक्कर दिख रही है बहुत सारी, यहाँ पे आयंस ज्यादा है, यहाँ पे शक्कर ज्यादा है, तो जल कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, ऐसे जाएगा जल। अब यहाँ पे देखो विलायक लिखा हुआ है यानी जल लिखा हुआ है, तो देखो जल कहाँ जा रहा है? ऐसी क्रिया जिसमें विलायक यानी कि जल H2O, जल अणुओं का कम सांद्रता, यहाँ पे मैंने बोला था ना कम सांद्रता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहा है। परिभाषा सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बात जल की कर रहे हैं अभी। जल कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में जा रहा है, जहां उसको आयंस दिखे नहीं, बावरा होके भाग जाएगा। ऐसी ही एक दूसरी परिभाषा लिख के बता रही हूं मैं आपको, समझना इस चीज को। किसी पदार्थ का ये विलायक के लिए है। अब देखो मैं, रुको, इसी को परिभाषा को मैं चेंज करती हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, सुनना मेरी बात को अब बिल्कुल ध्यान से। क्यों हर बुक में अलग अलग परिभाषा लिखी हुई है, उस बात को समझने की कोशिश करना कि वो मैम हर बुक में अलग अलग, कभी लिखता है अधिक सांद्रता से, कभी लिखता है कम सांद्रता में, है ना। कहीं को ऐसे दिखा होगा कि कई जगह लिखा हुआ है कि परासरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ ही होता है, बिल्कुल सही लिखा है। मैं लिखा रही हूं आपको दूसरी परिभाषा, जल का या विलायक का
अपनी अधिक सांद्रता से, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन। अब ये परिभाषा में देखो, पहले अधिक से कम की तरफ बोल रही हूं मैं, क्यों? क्योंकि अब मैं बोल रही हूं कि जल की अपनी, ये अपनी शब्द लगा दिया है मैंने। अब यहां पे देखो जल की सांद्रता कहां ज्यादा है? जहां शक्कर कम है। अगर कंपैरिजन करोगे तो भाई जल की सांद्रता कहां ज्यादा है? यहाँ पे जल की सांद्रता ज्यादा है, यहाँ पे जल की सांद्रता, जल की बोल रही हूँ तो जल यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे 2 ग्राम शक्कर ही है। कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जल ज्यादा है क्योंकि ये कम चाशनी है और ये चाशनी ज्यादा है। तो अब अगर आप ऐसे देखो, जल के कॉन्सेप्ट में देखोगे इसको, तो आपको लगेगा कि ये जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो जा रहा है। खुद की सांद्रता तो यहाँ पे अधिक ही है ना, तभी तो इधर से उधर जा रहा है। और अगर दूसरे विलायक की देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कम से अधिक की तरफ जा रहा है। समझ में आ गई ना बात? बस यही परिभाषा का अंतर है जो आपको हर जगह अलग अलग दिखती है। परासरण के प्रकार देखने हमें 3 प्रकार का परासरण, 2 ही प्रकार का परासरण देखना है हमें। पहला है बही परासरण और दूसरा है अंतः परासरण। बही का मतलब होता है बाहर, बही का मतलब होता है बाहर। इसमें क्या हो रहा है भाई? जल बाहर निकलेगा, जल बाहर जाएगा। और जल बाहर कब जाता है? आयंस के पीछे पीछे, है ना, विलय के पीछे पीछे। जहां आयंस दिखे नहीं, जल भाग गया। इसका मतलब बाहर की तरफ आयन ज्यादा है। समझ गए? जल दीवाना है भाई आयनों का, जहां उसको आयंस मिले नहीं उसको भागना है। अब ये कह रहा है कि जल बाहर जा रहा है, इसका मतलब बाहर आयंस ज्यादा है, मतलब बाहर सांद्रता ज्यादा है। क्योंकि सांद्रता हम हमेशा किसके कॉन्सेप्ट में लिखते हैं? सांद्रता हम हमेशा विलय के कॉन्सेप्ट में लिखते हैं। जल के कॉन्सेप्ट में कभी सांद्रता ज्यादा या कम नहीं होती। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया भाई, आप जल के अंदर नमक घोल रहे हो तो नमक घुलने के कारण उसकी सांद्रता बढ़ रही है ना। तो जब भी मैं बोलती हूँ अधिक सांद्रता, इसका मतलब है कि उस पानी के अंदर जो घुला हुआ है वो उसकी मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर आप कोशिका को, ये कोशिका है, ठीक है, ये एक कोशिका है, इसको आपने किसी ऐसे बाहर वाले मीडियम में रख दिया, ये माध्यम ऐसा है, इसमें क्या है? सांद्रता अधिक है, अधिक सांद्रता है। मतलब इसमें क्या है? सांद्रता अधिक का मतलब क्या हो गया? आयंस ज्यादा है, आयंस, खनिज या विलय ज्यादा है, विलय ज्यादा है। यहां पे भी देखो हमने अधिक सांद्रता किसको बोला था? अधिक सांद्रता किसको बोला था? जिसमें शक्कर ज्यादा थी उसी को तो अधिक सांद्र बोल रहे थे। तो यही यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि अधिक सांद्र बोला, इसका मतलब इसमें जो भी है वो ज्यादा है, पानी कम है। ठीक है, और कोशिका में अगर जल ज्यादा है और वो आयंस कम है तो जल आयंस का दीवाना क्या करेगा भाई? बाहर निकल आएगा, बाहर भागेगा। ये इसको कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। और क्योंकि ये अर्धपारगम्य झिल्ली से हो रहा है, अर्धपारगम्य झिल्ली लिखना जरूरी है। ठीक है, परासरण की परिभाषा में। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं लिखते हम, वो नॉर्मली भी हो जाता है भाई। वो अगरबत्ती की खुशबू आपके रूम में फैल रही है, उसमें कहाँ झिल्ली है? कोई झिल्ली थोड़ी ना है। यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली होना जरूरी है परासरण के अंदर। ठीक है, तो ये जो है क्या हो रहा है? जल बाहर निकल रहा है, दीवाना, आशिक। ठीक है, ये निकल गया बाहर। जब किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसकी सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव्य की सांद्रता से अधिक है। समझ गए? कोशिका में एक कोशिका द्रव्य है, बाहर एक विलयन है, इसकी सांद्रता अधिक है। किसके कंपैरिजन में? कोशिका के कोशिका द्रव्य के कंपैरिजन में। वहां पे जल ज्यादा है, विलयन कम है, विलय कम है, तो उसकी सांद्रता कम हो गई। इसकी कम सांद्रता है क्योंकि यहाँ पे पानी ज्यादा है, कम सांद्रता, पानी ज्यादा, तो भाई इसलिए क्या होगा? जल बाहर आ जाएगा। उसको तो चाहिए आयंस, आयंस की तरफ भाग आएगा, बहिर्परासरण हो जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आने वाले हैं आगे। ठीक है, अभी पढ़ाऊंगी जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है, अभी पढ़ेंगे हम। जीव द्रव्य सिकुड़ जाएगा भाई, है ना, ऐसे सिकुड़ जाएगा, सारा पानी बाहर निकल जाएगा तो जीव द्रव्य सारा ऐसे कोने में चला जाता है।
अभी बात करेंगे इसकी। दूसरा होता है अंतःपरासरण, उल्टी कंडीशन, जल अंदर। अब आपको पता होना चाहिए जल अंदर कब आएगा, जब अंदर आयंस ज्यादा होंगे। मतलब जो कोशिका हमने यहाँ पे रखी है, जो कोशिका हमने यहाँ पे रखी है उसकी सांद्रता अधिक है, उसमें चीजें ज्यादा मिली हुई है। बाहर जो है उसमें कम सांद्रता है, उसमें कम सांद्रता है, उसमें जल ज्यादा है। ऑब्वियसली कम सांद्रता मतलब जल ज्यादा, अधिक सांद्रता मतलब जल कम। तो अब जल दीवाना कहाँ जाएगा भाई, ये H2O अगर यहाँ है तो वो कहाँ भागेगा, अंदर, क्योंकि यहाँ पे सांद्रता ज्यादा है। और अगर मैं यही परिभाषा जल के कॉन्सेप्ट में दूं तो क्या दूंगी, जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहा है। जल की सांद्रता यहाँ पे ज्यादा है, वहां पे कम है, लेकिन हमेशा हम सांद्रता वर्ड का यूज कहाँ करते हैं, विलय के कॉन्सेप्ट में करते हैं। ठीक है, चलो स्फीति हो जाती है। अच्छा, जब कोशिका के अंदर जल भरेगा तो क्या होगी, कोशिका मोटी हो जाएगी भाई, फूलती जाएगी फूलती जाएगी फूलती जाएगी। तो कैसी कंडीशन में आ जाती है, स्फीत अवस्था में आ जाती है, टर्जिट प्रेशर हो जाता है। परासरण दाब क्या होता है, सुनना, इस पे भी परिभाषा आती है भाई। परासरण दाब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, दाब एक तो शब्द आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, और परासरण शब्द भी आ रहा है, मतलब परासरण की क्रिया से जुड़ा हुआ है। अब मेरा इस एग्जाम्पल को देखना। अभी मैंने कहा कि जल दीवाना होता है ना, आयंस की तरफ भागता है। यहां पे मैंने एक टनल लिया हुआ है, ये इसको देखो पहले, ये इसको ही देखो पहले, ठीक है। ये टनल, ये बीकर है, बीकर में मैंने क्या भर रखा है, पानी भर रखा है, और अंदर एक कीप लगा रखी है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, उसमें शक्कर का विलयन ले रखा है। ये तो शुद्ध पानी है बाहर वाला, और अंदर शक्कर का पानी है। शक्कर है मतलब वही कोई आयन है ना, कोई लड़की का चक्कर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शक्कर घुली हुई है। कहाँ जाएगा जल, जल अंदर जाना चाहेगा, क्योंकि जल को आयन से, शर्करा से, विलय से प्यार होता है। अब हमने यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा रखी, क्योंकि हमें परासरण बताना है तो भाई बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगानी पड़ेगी, तभी परासरण कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे उसको बंद कर दिया झिल्ली से, है ना। वैसे पर्चमेंट मेम्ब्रेन, एनिमल की स्किन, कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भाई हमने मेम्ब्रेन लगा रखी है। अब पानी अंदर जाना चाह रहा है, जाएगा पानी, तो उसको अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं रोक सकती। अर्धपारगम्य झिल्ली जल को तो जाने ही देती है। पानी अंदर जा रहा है, आयंस का दीवाना जा रहा है, टनल ऊपर, उस पानी जा रहा है तो इसका लेवल भी बढ़ रहा है। ये तो एक केस हो गया, नॉर्मल केस। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इन दोनों की दुश्मन हूं, मैं जल और विलय के प्यार में बाधा उत्पन्न करने वाली हूं। क्या कर रही हूं मैं, यहाँ पे मैंने एक पिस्टन लगा दिया है, वो साइकिल में भरने का पंप होता है ना, वैसा पिस्टन, ये प्रेशर देता है। ये पिस्टन लगा दिया है मैंने, तो ये पिस्टन से मैं यहाँ धक्का दे रही हूँ। क्यों धक्का दे रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि ये जल अंदर आए, मैं इस जल को अंदर आने से रोकना चाहती हूँ। जल आ रहा है अंदर, जल दीवाना आ रहा है, मैं उसको धक्का दे रही हूँ कि नहीं आना, नहीं आना। तो इतना प्रेशर, अगर मैं इतना प्रेशर लगाऊं कि जल अंदर आना बंद कर दे, क्योंकि जल अंदर आएगा तो ये लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं इस लेवल को बढ़ने ही नहीं दे रही, मैं इसको दबा रही हूँ। अब लेवल बढ़ ही नहीं रहा तो जल को जगह कहाँ से मिलेगी भाई, जल जाएगा तो जगह तो चाहिए उसको अंदर जाने के लिए। मैं जगह ही नहीं दे रही, मैं दबा डाल रही हूँ उस पर, वो इंजेक्शन की तरह, है ना। इंजेक्शन को पीछे से दबा दे तो आगे से निकल जाता है। तो मैं यहाँ पे दबाव डाल रही हूँ ताकि जल अंदर प्रवेश नहीं करे। तो वो दाब, वह दाब जो जल को अंदर आने से रोक पा रहा है, उसे हम कह रहे हैं परासरण दाब। ठीक है, परिभाषा सुनो। वह दाब जो किसी परासरण क्रिया को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल के विस्तरण को पूरी तरह से रोक देता है। ये परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी, लिख लेना इसको। बहुत किताबें उलझाएंगी आपको अलग अलग तरह से, सब ने अलग अलग तरह से परिभाषा दे रखी है। जो जल के विसरण को पूरी तरह रोक दे, जल को अंदर आने से रोक दिया, वह दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। विलयन का परासरण दाब शुद्ध विलायक की तुलना में हमेशा अधिक होगा। शुद्ध विलायक का कोई परासरण, जो भी परासरण दाब है वो न्यूनतम होता है। क्यों होता है भाई, शुद्ध जल है, ये भी शुद्ध जल है,
ये भी शुद्ध जल है, तो क्या जल इधर से उधर जाएगा? नहीं जाएगा। जल को तो विलय चाहिए भाई, दीवाने के लिए भाई, जल इधर से इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों शुद्ध है, विलयन की मात्रा दोनों बराबर है। तो शुद्ध जल में तो परासरण दाब होगा नहीं। परासरण दाब किससे, जितना ज्यादा किसी में विलय होगा, विलय की मात्रा ज्यादा, उतना ज्यादा परासरण दाब होगा। क्यों ऐसा मैम, ऐसा क्यों? सुनो अभी बात को। देखो, ये हमने टनल लगाया है, यहां पे विलयन, यहां पे विलयन भरा हुआ है हमने शक्कर का, और यहां पे शुद्ध पानी है। ये जल अंदर क्यों जाना चाह रहा है? ये जल अंदर क्यों जाना चाह रहा है? क्योंकि अंदर विलयन है, अंदर शक्कर है ना, उसका प्यार है अंदर, तभी जाना जा रहा है। तो अगर आप जितना ज्यादा इस शक्कर को चाशनी बनाओगे, जितना ज्यादा शक्कर को चाशनी बनाओगे, उतनी जल्दी जल अंदर जाने की कोशिश करेगा, और उतना ही ज्यादा आपको उस पर प्रेशर लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, है ना। लवर्स को रोकने के लिए भाई उतने ही आपको दीवारें लगानी पड़ेंगी, हम इनको नहीं मिलने देंगे। तो भाई जितना आप ये विलय मिलाते रहोगे, विलय तो अब आप मैं बार बार नहीं समझा रही, विलय मतलब वही शक्कर, नमक, आयंस, जितना ज्यादा इसमें विलय मिलाओगे, जल उतना ही अंदर जाने के लिए उतारू होगा, एक्साइटेड होगा, और उतना ही ज्यादा प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो परासरण दाब बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप दाब लगा रहे हो उतना परासरण दाब बढ़ रहा है। तो विलय की मात्रा बढ़ाने पर परासरण दाब बढ़ जाता है। इसका मतलब शुद्ध जल के कंपैरिजन में विलयन का परासरण दाब अधिक है। बिल्कुल, शुद्ध जल में तो कोई परासरण दाब है ही नहीं ना, दोनों शुद्ध जल है, तो भाई क्यों आएंगे जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है, कोई लगाव ही नहीं है। परासरण विभव क्या होता है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इसके बराबर होता है, ये पढ़ा हमने पीछे, विलय विभव। ये बात ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं। देखो, ऑस्मोटिक विलय विभव और परासरण विभव एक ही बात होती है। परासरण विभव एक ही बात होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें कई बार परासरण विभव दे देते हैं, परासरण विभव दे देते हैं, ये एक ही बात होती है, दोनों एक है, क्योंकि ये विलय के मिलाने से ही बन रहा है, ठीक है। शुद्ध जल में किसी विलय को मिलाने पर, आ गई सेम बात, जितना विलय आप मिलाओगे उतना ही आपका विलय विभव भी बढ़ रहा था, विलय विभव भी उतना ही बढ़ रहा था ना। इसको किससे डिनोट करते हो? ओ से कर दो। जितना आप पानी में विलय बढ़ा रहे थे, विलय विभव उतना ही बढ़ रहा था। और यहाँ पे भी सेम कहानी, देखो स्टोरी लिख रहा है, जितना आप विलय मिलाओगे तो मुक्त ऊर्जा में उतना परिवर्तन होगा, और अणुओं की मुक्त ऊर्जा में होने वाले इस परिवर्तन को परासरणी विभव कह रहे हैं। सेम परिभाषा है जो हमने विलय विभव में दी थी, वहां पे भी विलय मिला रहे हो, यहाँ पे भी विलय मिला रहे हो, तो विलय विभव और परासरणी विभव सेम होता है। ये न्यूमेरिकल के लिए हेल्पफुल है। शुद्ध जल का परासरणी विभव ये लो 0, जल विभव 0 है, और विलय मिलाने पर ये नकारात्मक हो जाता है। सेम बात आ गई ना। अंतः परासरण विभव को विलय विभव भी कहते हैं। ये देखो जो मैंने अभी आपको पिछले बोर्ड पे समझाया, साई एस विलय विभव और परासरणी विभव सेम होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं इसको, ओपी। फलस्वरूप परासरण दाब में वृद्धि होती है। अब है हमारे पास 3 प्रकार के विलयन हैं। अभी जो हम बात करें, अल्प परासरी, एक होता है अति परासरी और एक होता है समपरासरी। अल्प परासरी मतलब जिसमें विलय की मात्रा कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्प परासरी। इस प्रकार के विलय की सांद्रता परासरण दाब कोशिका रस की अपेक्षा कम होती है। वो जो डब्बा हमने बनाया था, है ना, कोशिका अंदर बनाई थी, बाहर वाला विलयन अगर है तो उसकी सांद्रता कम है अगर, और अंदर कोशिका जो है, कोशिका रस मतलब कोशिका द्रव्य की सांद्रता अधिक है, तो ऐसा विलयन, ये जो बाहर वाला विलयन है वो कैसा है? अल्प परासरी है। इसमें क्या सिचुएशन होगी? इसकी सांद्रता कम है, इसकी ज्यादा है, जल कहाँ जाएगा? जल कहाँ जाएगा? कोशिका के अंदर, ठीक है। तो कोशिका कैसी हो जाती है? फूल जाती है। इसमें क्या होता है? अंतः परासरण होगा, जल अंदर भागेगा,
ये बात ध्यान रखनी है। अल्प पराशरी में जल अंदर जाएगा, अंत परासरण होगा। सम पराशरी क्या होता है? जिसमें दोनों बराबर से हैं, तो भाई ना तो जल इधर जाएगा ना उधर जाएगा, सेम कहानी, दोनों सेम। परासरण दास समान होता है दोनों का, ठीक है। और एक होता है अति पराशरी, उल्टा, कोशिका में सांद्रता कम है और बाहर सांद्रता अधिक है, तो जल कहाँ जाएगा बच्चों? अधिक सांद्रता की तरफ बाहर निकलेगा। तो इस वाली सिचुएशन में क्या होता है? अति पराशरी में क्या होगा? बहिर्परासरण होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कब अंतःपरासरण होता है, कब बहिर्परासरण होता है। बस आप तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, जल को आयन से, विलय से प्यार है। जहां विलय ज्यादा होंगे, जहां सांद्रता अधिक होगी, वहां पे जल भाग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। बस ये सारा उसी पे काम कर रहा है, सब कुछ, सब जगह यही रूल है। इसमें बहिर्परासरण होगा, जल कहाँ जाएगा? बाहर भागेगा भाई। कोशिका के अंदर सांद्रता कम है, बाहर ज्यादा है, तो बाहर भागेगा आयंस की तरफ, ठीक है। अति परासरण में बहिर्परासरण होता है, अल्प परासरण में अंतःपरासरण होता है। और कोशिका कैसी हो जाएगी? कोशिका जीव द्रव्य कुंचन हो जाएगा। आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, वही है जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। सुनो, अगर विलयन अति पराशरी है तो जल कहाँ भागेगा? बाहर। बाहर भागता है तो जब कोशिका से जल बाहर निकल जाएगा, ये कोशिका, ये एक डब्बा जिसके अंदर मैंने विलयन भर रखा है, ये विलयन कैसा है? अति पराशरी है। अति पराशरी का मतलब क्या हो गया? इसकी अधिक सांद्रता है। अति पराशरी का मतलब सांद्रता अधिक है। ये कोशिका है ना, ये कोशिका है और इसकी ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति है। और अंदर क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली है, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य भरा पड़ा है, सब कुछ है इसके पास जो भी होना चाहिए कोशिका के अंदर। अब मैंने कहा जब अति पराशरी विलयन होता है तो जल कहाँ भागता है? बाहर, बहिर्परासरण होता है। अति पराशरी विलयन, बहिर्परासरण हुआ, जल बाहर भागा, इसमें से जल निकल निकल के बाहर भाग रहा है। जब कोशिका में से पानी निकल निकल के बाहर भागेगा तो कोशिका क्या हो जाएगी? कोशिका भित्ति तो ऐसी कैसी रहती है, क्योंकि कोशिका भित्ति का हमने एक काम पढ़ा हुआ है कि वो कोशिका के शेप को बना के रखती है, तो वो तो शेप बिगड़ने नहीं देगी, वो तो रिजिड है। इसका असर हमें कहाँ देखने को मिलेगा? इसका असर हमें देखने को मिलेगा कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य पे। भाई कोशिका द्रव्य को ही जीव द्रव्य कहते हैं, ये बात तो पता है, ठीक है। अब देखो कोशिका की क्या हालत हो रखी है, ये कोशिका भित्ति ऐसी की ऐसी रह गई। पानी निकल रहा है तो उसका असर, पानी कहाँ से निकलेगा? भाई जीव द्रव्य में से ही तो निकलेगा। तो इसका जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य, वो ऐसे सिकुड़ जाता है और कोने में अटक जाता है, क्योंकि इसका सारा पानी बाहर निकल गया। जो बचा कुचा चीज थी वो यहाँ पे पड़ी है, केंद्रक, और वो पानी तो सारा बाहर आ गया। इसे कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। परिभाषा कैसे लिखोगे? ये हेडिंग लगा के। जब किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो उसमें बहिर्परासरण होता है, जिसके कारण कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति से पृथक होकर संकुचित हो जाता है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा आप बना लोगे जैसे मैंने बोली। अब इसमें हो क्या रहा है? कोशिका श्लथ हो जाती है। श्लथ का मतलब सिकुड़ गई है भाई, पिचक गई है। ये कंडीशन भी ध्यान रखनी है। वो तो सीधा सा है, आपको लग ही रहा होगा अंदाजा, ये सिकुड़ नहीं गई क्या बेचारी? सिकुड़ गया है ना जब, तो फ्लैसिड हो गई है, श्लथ हो गई है। इसी का उल्टा हो जाएगा। अब आप इसी को निकाल के वापस अल्प पराशरी विलयन में डाल दो। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, किशमिश। किशमिश के साथ ऐसा होता है, किशमिश सूखी सुखड़ी हुई सी रहती है, उसको आप खीर में डालते हो तो फूल जाती है। अब वापस उस खीर में से निकाल के उसको चाशनी वाले पानी में डाल दो, वो वापस सिकुड़ जाएगी, है ना? ऐसा इसमें होता है। इसका उल्टा जीव द्रव्य विकुंचन। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश नहीं बताई, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं इसको, प्लाज्मोलाइसिस। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डी प्लाज्मोलाइसिस।
अब आपको इसकी हालत सुधारनी है, आपको दया आ गई यार बेचारी बहुत पिचक गई, तो उल्टा सिस्टम कर दो इसको अल्प पराशरी में। जब अल्प पराशरी में रखते हैं तो अंतःपराशरण होता है और पानी वापस अंदर आ जाएगा, है ना। वही वो आपने सिकुड़ी हुई सी कोशिका ले ली, ये रही कोशिका और उसका ये कोने पे पड़ा हुआ जीव द्रव्य। अब आपने यहाँ पे अल्प पराशरी विलयन ले लिया। अल्प पराशरी है मतलब इसमें जल बहुत ज्यादा है और अंदर जल की कमी है, सारा तो जल निकाल लिया है कहाँ उसके पास, तो जल अंदर भागेगा, अंदर भागेगा क्योंकि आयंस ज्यादा है इसके पास, भाई विलय ज्यादा है, कोशिका रस में सांद्रता ज्यादा है, अंदर भागा जल, तो कोशिका वापस क्या हो जाएगी, पूर्व स्थिति में, यानी कि स्फीत हो जाएगी। स्फीत का मतलब फूली हुई। अब है दो चीजें, स्फीत दाब और भित्ति दाब क्या होता है। स्फीत, स्फीत शब्द मैंने अभी बताया, जब कोशिका फूली हुई रहती है तो उसको हम स्फीत कहते हैं। तो जब कोशिका फूली हुई रहती है, यानी कि जब उसमें अंतःपराशरण होगा तो कोशिका फूल जाएगी। अंतःपराशरण मतलब जल अंदर जा रहा है, कोशिका का आयतन बढ़ने लग जाएगा कोशिका द्रव्य का, और कोशिका कैसी अवस्था में आ जाएगी, स्फीत अवस्था में आ जाएगी। ये देखो, ये कोशिका है, ये फूल गई है, इसकी कोशिका भित्ति है और ये कोशिका झिल्ली है, ये फूल गई है, फूली हुई है ये, यानी कि स्फीत अवस्था में है, स्फीत अवस्था में। तो जो इसके अंदर पानी है वो बाहर की कोशिका भित्ति पे दबाव डाल रहा है, भाई वो फटना चाहता है, भाई पानी भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, तो भित्ति पे दबाव पड़ रहा है, जल अंदर से बाहर धक्का दे रहा है कि फटे, कोशिका फट जाए। तो ये जो अंदर से बाहर की तरफ जल का दबाव पड़ रहा है उसे हम कहते हैं स्फीत दाब। कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर डाला गया दबाव स्फीत दाब कहलाता है। इसको बोलते हैं टर्जिट प्रेशर, टर्जिट प्रेशर, इसको टीपी से डिनोट करते हैं। टर्जिट प्रेशर का मतलब टीपी, स्फीत दाब को किससे डिनोट करते हैं, टीपी से। लेकिन कोशिका झिल्ली भी हार मानने वाली नहीं है, कोशिका भित्ति भी हार नहीं मानेगी। कोशिका भित्ति उल्टा प्रेशर, क्योंकि वो नहीं फूटना चाहती, जल बाहर लगा रहा है, कोशिका जीव द्रव्य बाहर धक्का दे रहा है और कोशिका भित्ति जो है वो अंदर धक्का दे रही है इसको कि नहीं फटना, बिल्कुल नहीं फटना। तो भित्ति के द्वारा जो बाहर से दाब लगा रहे हैं, देखो जल अंदर है या जीव द्रव्य अंदर है, वो बाहर धक्का दे रहा है, ये हो गया स्फीत दाब। अब जो भित्ति है ये वाली कोशिका भित्ति, ये फटना नहीं चाहती, ये अंदर धक्का दे रही है जीव द्रव्य को कि नहीं फटना, अंदर ही रहे, अंदर ही रहे, तो इसको हम कह रहे हैं स्फीत दाब को दूसरा उल्टा जो है भित्ति, क्योंकि भित्ति लगा रही है इसको, कोशिका भित्ति लगा रही है, इसको कहते हैं वॉल प्रेशर, यानी कि WPP। यहाँ पे लिखे हुए हैं सबके इंग्लिश, ठीक है। तो दोनों दाब हो गए। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोशिका अपनी स्थिति में बनी हुई है, यानी कि फूट नहीं रही, तो टीपी और WP दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि भाई कोशिका अपनी स्थिति में, इधर से जो प्रेशर लग रहा है उतना ही प्रेशर अंदर से भी लग रहा है। ये देखो ओपी क्या होता है, ओपी से इसका कनेक्शन, इस पे भी सवाल आते हैं भाई, क्वेश्चन में दे देंगे आपको, भित्ति दाब इतना है, स्फीति दाब इतना है, भित्ति दाब इतना है, तो परासरण दाब बताओ। परासरण दाब और भित्ति दाब में क्या कनेक्शन है, ये रहा कनेक्शन, ये तो पता ही है आपको, ये स्फीत दाब है और ये है भित्ति दाब। ठीक है। अब हम हमारे दूसरे पॉइंट पे आए। बीच में हमने एनसीईआरटी की ख्वाहिशों के हिसाब से रामायण कर ली सारी, बीच बीच की बातें। अब हम बात कर रहे हैं लंबी दूरी, छोटी दूरी की तो बात कर चुके हैं, लंबी दूरी में ये चीज़ों का जो विसरण है, परिवहन है, कैसे हो रहा है। तो उसमें हमने कहा था दो चीज़ों की हम बात करेंगे, जाइलम और फ्लोएम, स्टार्टिंग में बताया था। तो पहले हम जल के परिवहन की बात कर लेते हैं। पानी के परिवहन का रास्ता जो है वो जाइलम के द्वारा होता है। लंबी दूरी में पदार्थों का परिवहन केवल विसरण द्वारा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे पहले ही बोल दिया, छोटी दूरी के लिए विसरण अच्छा है, परासरण अच्छा है, लंबी दूरी के लिए विसरण परासरण काम की नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत लंबी, अब देखो पौधा इतना लंबा है, ये देखो ये पौधे की लंबाई है, यहाँ जल इसको पानी को अवशोषित कर रही है। अब ये इतनी लंबी दूरी तक जल को ले जाना विसरण के काम की बात नहीं है, इसके लिए हमें अलग टेक्निक लगानी पड़ेगी, और वो टेक्निक लगाता है जाइलम। पानी बहुत ऊपर तक पहुंचाना है,
जितना लंबा पेड़ उतना लंबा हाइट पे आपको पहुंचाना है। तो ये विसरण ज्यादा पावरफुल नहीं है, ठीक है। यह छोटी दूरी के अणुओं को पहुंचाने में कारगर है। उदाहरण के लिए अगर एक पादप की बात करूं तो वो लगभग 50 pm पर मॉलिक्यूल, मतलब 50 मॉलिक्यूल जो है आर पार करने के लिए 2.5 सेकेंड लगाता है। 50 मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है अगर विसरण से, तो 2.5 सेकेंड चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर हमारा जो पेड़ है वो 4-5 मीटर अगर लंबा है तो भाई उसको तो कितना टाइम लग जाएगा, तब तक तो पत्तियां ही सूख जाएगी, प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा इतनी स्पीड से अगर काम धीरे धीरे करेगा। तो हमें यहाँ पे विसरण को काम में नहीं लेना, हम जाइलम का यूज करेंगे और क्या करेंगे, सामूहिक या थोक प्रवाह करेंगे। जितना भी जल है, जितना भी भोजन है, जितने भी खनिज तत्व है वो सामूहिक रूप से जाते हैं, ऐसे एक एक दो दो अणु नहीं जाते, पूरा बल्क बन के जाएगा, बल्क बन के जाएगा, ठीक है, बल्क में जाते हैं ये, इसको कहते हैं थोक प्रवाह। एकदम पूरा ग्रुप बन जाएगा, 100-250 अणु होगा और फिर जाता है। उसमें जल भी है, उसमें खनिज भी है, उसमें जो खाद्य पदार्थ है वो भी है, सब मिक्स होके जा रहा है, तो बल्क के रूप में जा रहा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि परिवहन कैसे होता है, सामूहिक रूप में। लंबी दूरियों में चीजों का परिवहन थोक प्रवाह होता है, सामूहिक रूप से होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम पदार्थों के परिवहन को थोक प्रवाह या स्थानांतरण कहते हैं। ये बात परिभाषा हम पहले ही दे चुके हैं। ट्रांसलोकेशन, जाइलम फ्लोएम जो भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसको ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण कहते हैं। जाइलम जो है वो किसका कर रहा है, देखो मैंने आपसे कहा था ना जाइलम जल, वो तो हम याद करते ही हैं, लेकिन जल के साथ ये खनिज लवणों का, कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन का, हार्मोन को जड़ से वायवीय भागों में पहुंचाता है। अकेला जल नहीं होता इसके अंदर, और भी ये चीजें हैं। इसमें कुछ इनऑर्गेनिक अकार्बनिक नाइट्रोजन भी होती है, अकार्बनिक नाइट्रोजन। अब अकार्बनिक नाइट्रोजन क्या होती है मैम, अकार्बनिक नाइट्रोजन का मतलब होता है जैसे अमोनिया, अमीनो अम्ल, ये सब अकार्बनिक नाइट्रोजन है बच्चों। फ्लोएम क्या कर रहा है, फ्लोएम जाइलम और प्रकार के कार्बनिक व अकार्बनिक विलयनों का पत्तियों से पौधों की तरफ परिवहन करेगा। फ्लोएम भी यही कर रहा है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थ हैं, जो पत्तियों में बन रहे हैं, वहां से पूरे पौधे में पहुंचाने का काम करेगा। पौधे जल कैसे अवशोषित करते हैं, ठीक है, तो पौधे जो है जल किससे अवशोषित करते हैं, मूल रोम से अवशोषित करते हैं, रूट हेयर्स, रूट हेयर। एक बार जब मूल रोम द्वारा जल अवशोषित कर लिया जाता है तो वह जड़ों की गहरी परतों में दो भिन्न पथों में जाता है। ये जड़ है हमारी, ये जड़ है, इसके ये रूट हेयर होते हैं। आपको पता है रूट हेयर सब जगह नहीं होते, परिपक्वन क्षेत्र में होते हैं या नीचे नहीं होते। तो रूट ने क्या कर लिया, पानी को अवशोषित तो कर लिया, लेकिन आगे इस रूट में और आगे ले जाने का काम कैसे होगा, तो वो दो तरीकों से होता है, ठीक है, दो तरीकों से होता है। एक तो एपो और एक सिम। क्या होता है एपो और सिम। अब मैं ये रूट जो काटने जा रही हूं, जो आपको बताने जा रही हूं, वो ऐसे काट रही हूं हमको, क्योंकि यहाँ पे कैसे परिवहन हो रहा है वो बताना है। भाई रूट हेयर में तो चले गए, आगे कैसे जा रहे हैं अंदर, क्योंकि जाइलम में भी तो पहुंचाना है उसको, तो आगे परिवहन कैसे हो रहा है रूट के अंदर। ये तो रूट हेयर है, रूट के अंदर कैसे हो रहा है, इसका परिवहन बताने के लिए दो रास्ते हैं, एक है एपो और एक सिम। एपो क्या होता है, सीधा सा, जब केवल कोशिकाओं के बीच बीच में से पानी जो है वो परिवहित करता है, जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है। अब यहां से पानी ऐसे जा रहा है, ऐसे बीच बीच में से, कोशिका के बीच बीच में अंतर कोशिकीय अवकाशों में जा रहा है, कोशिका के अंदर नहीं जाएगा, बाहर बाहर से निकल लेगा, तो उसको कहते हैं एपो, ठीक है। परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता, कोशिका को पार नहीं करेगा, मतलब वही कोशिका झिल्ली को पार नहीं करेगा। सिम में क्या होता है, सिम में ऐसा नहीं होता, सिम में जो है ये कोशिकाएं हैं, अब इसमें क्या होता है, पानी बीच में से जाएगा, कोशिका झिल्ली को पार करेगा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे पार करता हुआ जाता है। तो ये जीव द्रव्य के अंदर होके जाएगा, मजे ले लेके तैरते तैरते जाएगा, ये बीच से नहीं जा रहा है, इसको इजी रास्ता नहीं चाहिए, ये
कोशिका के अंदर जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, अब उसमें टाइम भी लगेगा। तो ये धीमा प्रोसेस भी है, ये धीमा है बच्चों, क्योंकि देखो तैर के जाना है उसको कोशिका द्रव्य में, तो टाइम लगेगा। ये जीव द्रव्य का तंत्र है और इसमें विस्तृत फैली रहती है पड़ोसी कोशिकाएं। इस प्रकार के परिवहन में अपेक्षाकृत धीमा होता है। ठीक है, ये देखो अब ये सीन क्या है आप समझ रहे हो। ये सीन ये है कि ये रूट हेयर थे, यहाँ पे पानी चला गया, अब यहाँ पे जाइलम है, ये जाइलम है भाई। जाइलम तो बीच में होते हैं ना, पौधे की हम एनाटॉमी पढ़ चुके हैं, है ना, ऐसा दुख दर्द अपने साथ लेके मत जीना। जाइलम बीच में होते हैं, संवहन मंडल। तो अब जाइलम तक ठीक है, पानी जाइलम से ऊपर जा रहा है, लेकिन जाइलम तक पानी को लेके भी तो जाना पड़ेगा। तो ये जो बीच के रास्ते हैं ना, ये दो प्रकार के, उन रास्तों की बात करें कि यहां से यहां तक जो पानी गया वो कैसे गया। तो यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं, तो उनमें हमने कहा कि दो तरह से पानी गया। एक तो एपो से, यानी कि बीच बीच में से, ऐसे कोशिकाओं के बीच बीच में से चला गया, और दूसरा है कोशिका के अंदर घुस घुस के, जैसे ये जा रहा है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे घुस घुस के। तो सिम और एपो। अब ये देखो, अब ये कोशिकाएं सब एक प्रकार की तो नहीं होती है। हमने तने को, जड़ को अच्छे से काट कूट के माइक्रोस्कोप में देख के पता करा है कि उसमें कुछ लेयर्स होती है। सबसे पहले आती है एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस जिसको अंतस्थ त्वचा कहते हैं, और फिर परिरंभ, पेरिसाइकल, और उसके बाद जाइलम आएगा। नंबर लेट है जाइलम का। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो बाहर बाहर का ब्राउन वाला पार्ट दे रखा है आपको, ये है एपोप्लास्ट। एपो में क्या हो रहा है, जल बाहर बाहर से जा रहा है। जैसे मैं यहाँ ग्रीन से बना रही हूँ, देखो पानी ऐसे कोशिकाओं के बीच बीच में से बस साइड साइड से जा रहा है ऐसे। यहाँ पे आके मैं रोक रही हूँ इसको, क्यों रोक रही हूँ बताऊंगी। ठीक है, अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि जल जो है बीच में से जा रहा है, ये जा रहा है बीच में से, बीच में ये प्लाज्मोडेस्माटा बने हुए हैं, ये बीच में से जा रहा है ऐसे। ठीक है, अब क्या होता है कि एपो और सिम में एक प्रॉब्लम है। जो सिम वाला है वो तो कोशिका में बीच बीच में से जा रहा है तो वो चला जाता है, लेकिन जो एपो वाला है उसको बीच में भाई रोकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अंतस्थ त्वचा एंडोडर्मिस में एक स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, आपको ध्यान है, उसको कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन पट्टिका। ये कैस्पेरियन पट्टिकाएं जल के लिए अपारगम्य होती है, ये जल को जाने ही नहीं देगी, चेक पॉइंट है ये, इससे आगे ये जा नहीं पाएगा। तो इसको भी क्या करना पड़ता है, इसको अपना देखो यहाँ पे एरो बता रखा, अपना रास्ता मोड़ना पड़ेगा। पहले इसको वापस कोशिका द्रव्य में जाना पड़ेगा। यहां तक तो ये चला गया बार 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 बार। अब यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं, कह रहे हैं नहीं चलो सिटी के अंदर से भागो, तो भाई ये सिटी के अंदर जाना पड़ेगा इसको ऐसे। फिर ये परिरंभ में जाने के बाद फिर चाहे कैसे भी जाए, एक बार बस इस चेक पॉइंट को पार करना है, इस टोल टैक्स को पार करना है, यहाँ पे इसको वापस घुसना पड़ता है अंदर। फिर हो सकता है ये वापस बाहर आ जाए, ऐसा कोई हमारे पास वो नहीं है, यहीं पे इसके रोड़ा है। तो चाहे एपो हो चाहे सिम हो, आपकी बुक में एक बात लिखी हुई है, चाहे एपो हो या सिम हो, दोनों को अंतस्थ त्वचा के बाद एक ही रास्ते से जाना पड़ेगा, अंदर होके। ठीक है, कोशिका द्रव्य के दोनों रास्ते मिल जाएंगे, फिर उनको सिम से ही जाना पड़ेगा। एपो वाला रास्ता तो बंद हो गया है भाई, है ही नहीं, चेक पॉइंट आते ही भाई ये बंद, इसको अंदर से घुस के ही जाइलम तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये डायग्राम बनाएंगे आप। अब है पौधों में जल ऊपर कैसे चढ़ता है, ये तो बात कहाँ हो गई, ये तो पानी कहाँ आ गया, रूट के अंदर आ गया। अब रूट से जाइलम पे भी पहुंच गया, सिस्टमेटिक चल रहा है। पहले रूट हेयर्स ने जल लिया, जल को रूट के ही जाइलम में पहुंचा दिया। अब इस जाइलम को ऊपर पहुंचाना है, पानी को सारी जगहों पे, तो वो कैसे जा रहा है, उसके लिए हमारे पास दो प्रकार के दाब काम करेंगे। पहला है मूल दाब, जो इतना इफेक्टिव नहीं है, ये थोड़ा सा बेचारा सस्ता काम है, मूल दाब। और दूसरा हम बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन दाब की। पहला मूल दाब, दूसरा मैं यहीं पे लिख देती हूं वाष्पो उत्सर्जन दाब। ठीक है, मूल दाब क्या होता है, नाम बता रहा है भाई, रूट प्रेशर। समझा रही हूं, इसको समझना ज्यादा बहुत इजी है पढ़ने के कंपैरिजन में। देखो अभी हमने कहा कि पानी हमारा ये रूट है, ठीक है, इसको रूट समझना, अभी ऐसे ही रूट बना रही हूं मैं, और ये हमारा तना है, ये तना है,
या चलो थोड़ा ढंग का ही बना देते हैं, ठीक है। ये लो, ये रूट बना दी मैंने, ये रूट है और ये तना है। अब तना आपका पेड़ तो देखो बहुत ही लंबा होता है, छोटे पौधों की बात नहीं कर रहे हम, लंबे पौधों की बात कर रहे हैं। अब रूट ने पानी ले लिया सिम से, एपो से, जैसे भी लिया, जाइलम तक पहुंचा दिया। ये जाइलम तक पहुंचा दिया, ये जाइलम ग्रीन कलर का बना रही हूं मैं, ये जाइलम तक पहुंचा दिया। अब यहाँ पे जाइलम से ऊपर पहुंचाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है मूल दाब। देखो क्या होता है, सबसे पहले हमारी जो मूल होती है उसमें जब पानी आ जाता है, अब वो पानी आता कैसे है ये सुनो। मूल क्या करती है आपको पता है, मैंने कहा जल आयंस का दीवाना है, जहां आयंस जाएंगे वहां पे पानी जाएगा। तो पहले ये मूल को पता है कि भाई जल जो है वो आयंस के पीछे भागेगा, तो पहले वो क्या करती है, एटीपी खर्च करके सक्रिय रूप से आयंस को अवशोषित कर लेती है। आयंस को खींचा तो जल अपने आप पीछे पीछे भागा है, तो जल आ गया, ठीक है, आ गया जल। उसको हमने सिम और एपो दोनों की मदद से जाइलम तक भेज दिया। जाइलम से ऊपर देखो ये नली है, देखो मूल दाब क्या है, किसको रहे, ये नली है, ये मूल की नली है, जाइलम है। अब देखो अगर आप एक तरफ से पानी डालोगे, आपके घर में कभी नली को ऐसे ऊपर करके उसमें नल चलाना, एक तरफ नल ऐड कर देना, नल लगा दिया, और पाइप जो है उसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर देना। जब आप नल खोलते जाओगे तो क्या होगा भाई, भले ही आपने पाइप ऊपर कर रखा है लेकिन वो जल ऊपर चढ़ेगा और बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दाब काम कर रहा है, जल का दाब काम कर रहा है। ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है, पानी अंदर घुसे जा रहा है, तो भाई पानी पे प्रेशर चढ़ेगा और प्रेशर की वजह से पानी ऊपर जाएगा, लेकिन ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऐसे तो फिर आप टंकी पे चढ़ा दो पानी, है ना, एक हाइट तक ही जाता है पानी। आप प्रेशर लगाओगे तो भाई वो इतना, चलो इतना में पानी निकल रहा है, उससे ऊपर करोगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। तो भाई एक प्रेशर है इसका। तो ये जो मूल दाब है ये किसको कह रहे हैं, पानी के द्वारा जाइलम में जो प्रेशर लग रहा है और जिसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ रहा है उसको हम कह रहे हैं मूल दाब, क्योंकि ये जल को लाने का काम मूल ने ही किया है, तो मूल दाब काम करता है। लेकिन मूल दाब ज्यादा हाइट पे काम नहीं करता, कुछ हाइट पे जाने के बाद बस अब जल ऊपर नहीं चढ़ेगा, उसका प्रेशर खत्म। पेड़ तो बहुत बड़ा है, अभी तो पानी हमें और पहुंचाना है। तो मूल दाब बहुत कम हाइट तक, कम लंबाई तक काम करता है, कम लंबाई तक ही क्या कर पाएगा, जल को ऊपर भेज पाता है। और इसी से एक चीज जुड़ी हुई है जो आपको याद रखनी है, जिसको हम बोलते हैं गट्टेशन। गट्टेशन क्या होता है, बिंदु स्त्राव, गट्टेशन चलो नेक्स्ट बोर्ड पे समझाऊंगी क्या होता है गट्टेशन। मूल दाब देख लो, मूल के विभिन्न आयन सक्रियता, देखो आयन कैसे लिए इसने, एटीपी से लिए हैं खर्च करके। जड़ों के सवनी उत्तक में चले जाते हैं और जाइलम के अंदर दाब बढ़ता जाता है, जल जाएगा तो दाब बढ़ेगा, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, मूल दाब कह रहे हैं। और तने की कम ऊंचाई तक, पहले ही लिख दिया मैंने, कम ऊंचाई या कम लंबाई तक ही पानी जाएगा, उससे ऊपर पानी नहीं जाएगा। मूल दाब का प्रभाव रात या सुबह के समय ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय वाष्पीकरण कम होता है। मेन तो हमारा यही करेगा काम, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। अब उस सुबह तो देखो वाष्पोत्सर्जन हो नहीं रहा, रात में भी नहीं हो रहा, दिन में सूरज आने के बाद होगा, तो तब तक मूल दाब से कुछ हाइट तक पानी चढ़ जाता है। ये रहा बिंदु स्त्राव। बिंदु स्त्राव क्या होता है, ये सिर्फ किस में पाया जाता है, घास में पाया जाता है। इसका उदाहरण याद रखना है आपको, घासों में या कम हाइट के जो प्लांट होते हैं उनमें देखने को मिलेगा। देखो ये घास की पत्ती है मान लो, अब मैंने कहा मूल दाब की वजह से पानी ऊपर चढ़ रहा है। अब क्या होता है, मूल दाब की वजह से पानी ऊपर तो चढ़ रहा है लेकिन उससे ऊपर नहीं जा पाता, तो कई बार ये पानी पत्तियों में घुस जाता है और पत्तियों में यहाँ पे एक छेद होता है जिसको हम बोलते हैं जलरंध्र। इनसे पानी ऐसे निकलने लग जाता है मूल दाब की वजह से। इधर प्रेशर लग रहा है पानी का, पानी अंदर आया जा रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा, तो फिर कहाँ जाएगा, जहां उसको जगह मिल रही है वहां से निकल रहा है। पाइप में आपने कोई दरार डाल दी तो वहां से पानी निकलने लग जाएगा, ऊपर तो जा नहीं रहा तो वहीं से निकलेगा। तो यहाँ पे पत्तियों पे एक रंध्र होता है और वहां से पानी बाहर निकलने लग जाता है, इसको कहते हैं बिंदु स्त्राव।
इंग्लिश में इसको कहते हैं गट्टेशन। गट्टेशन हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, घासों में पाया जाता है। इसीलिए घास की पत्ती आप सुबह सुबह देखोगे तो उसकी टिप पे आपको पानी की बूंदें नजर आएगी। दूसरे पौधों में भी होती है लेकिन नीचे वाली पत्तियों पे देखिएगी। ज्यादा हाइट का अगर पौधा है तो फिर पत्तियों पे आपको बूंदे, किनारे पे, मतलब पत्ती के बिल्कुल किनारे की बात कर रही हूं मैं, यहाँ पे ऐसे पानी की बूंद नजर आती है सुबह सुबह, वो मूल दाब की वजह से। इसका कारण क्या है? मूल दाब। कारण पूछ ले तो यह उच्च वृक्षों के जल के चलन में कोई बड़ी भूमिका नहीं है। बड़े अगर पौधे हैं आपके, लंबी हाइट के उच्च वृक्ष हैं, तो फिर मूल दाब का कोई काम नहीं है। फिर कौन सा दाब काम में आने वाला है? वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव काम में आएगा, यानी कि ट्रांसपिरेशन। क्या होता है वाष्पोत्सर्जन? पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प बन के उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। ये परिभाषा सबने सुनी होगी। पत्तियों से होता है, तनों से भी होता है। तो पानी वेस्ट हुआ जा रहा है, उधर से पानी निकला जा रहा है, निकला जा रहा है, निकला जा रहा है, तो वो पानी क्या करेगा? जल की कमी हो जाएगी। जल की कमी हो जाएगी तो पौधे पानी को नीचे से खुद खींचेंगे। ऐसे जैसे कुएं में हम बाल्टी डाल के पानी खींचते हैं ना, वैसे पौधे के जो ऊपरी भाग है जहां पे वाष्पोत्सर्जन होता जा रहा है, जल की कमी होती जा रही है, वो नीचे से पानी को खींचेंगे। तो एक खिंचाव लगेगा पानी पे, जिसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे हम मोटर चलाते हैं, छत पे बहुत ऊंची टंकी है तो पानी नहीं चढ़ेगा, तो फिर मोटर चला के खींचते हो ना पाइप, ये मोटर है इसकी, वाष्पोत्सर्जन। इसीलिए वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि ये नहीं होगा तो पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। पानी कमी होगी तभी पानी ऊपर चढ़ेगा। अब इस पे देखो 3 बल काम करेंगे। वैसे तो ससंजन बल काम कर रहा है, लेकिन और 3 बल काम करेंगे, ससंजन, आसंजन और एक पृष्ठ तनाव। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। खींचा और इसकी संचालन शक्तियां वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को परिणाम स्वरूप मॉडल के रूप में गिनती है। पानी का अधिकतर मात्रा जो है वो रंध्रों द्वारा उड़ा दिया जाता है। वाष्पोत्सर्जन हो रहा है और पानी की क्षति हो रही है। अब इस क्षति को पूरा करना है भाई, मुख्य रूप से भौतिक गुणों पर निर्भर करेगा। ससंजन, जल के अणु के बीच आपसी आकर्षण। ससंजन क्या होता है? जिसको बोलते हैं कोहेंशन। जल के अणुओं का जल के अणुओं के प्रति जो आकर्षण है ना, ये भी जल का अणु है, ये भी जल का, इसके बीच में जो अट्रैक्शन है पानी का पानी से, उसको कह रहे हैं ससंजन बल। ऐसा होता है तभी तो पानी, कभी आपने नल में से पानी खोला हो तो पानी कैसे बहता है? एकदम धार की तरह। ऐसा थोड़ी होता है पानी की कुछ चीज नीचे गिर रही है, फिर बीच में गैप आ गया, फिर नीचे गिर रही है, फिर गैप आ गया। कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल का एक अणु दूसरे जल अणु से एकदम बॉन्ड तो नहीं कह सकते, बंद नहीं होता, लेकिन आकर्षण बल होता है। अगर एक जल का अणु आया तो उसके पीछे दूसरा जल का अणु भी आ जाएगा। ऐसा बहुत बचपन में हमने किया है, आपने भी किया होगा, स्पेशली जब आपने किसी की गाड़ी से पेट्रोल निकाला होगा या पानी निकाला होगा, है ना। क्या करते हैं? पेट्रोल की टंकी में से नली डालनी है हमें और फिर हम उसको ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं। एक बार अगर कुछ चीज आ गई तो उसके पीछे सारा निकलने लग जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा पानी के साथ भी होता है, ससंजन बल की वजह से। एक नहीं तो करके देख लेना भाई, बाल्टी के अंदर नली रखना, हाइट पे रख देना भले ही, फिर खींचना पानी को नली से, ऐसे हवा से अंदर की तरफ आ गए। एक बार अगर आपके मुंह में पानी आ गया ना, उसके पीछे सारा पानी आता जाएगा, चालू हो जाएगा आपका पाइप, क्योंकि एक जल का अणु दूसरे जल के अणु को खींचता है, और इसी को हम कह रहे हैं ससंजन बल। ऐसा ही एक दूसरा बल है जिसको हम कह रहे हैं आसंजन बल। ये आसंजन बल किससे होता है? सतह से होता है। जल का किसी सतह से आकर्षण बल कैसे होता है मैं आपको समझा रही हूँ। ध्रुवीय सतह, ध्रुवीय सतह मतलब जिस पे जल चिपक सकता है। अभी आप बोलो कि मैम तेल लगा दिया आपने किसी सतह पे और उस पर पानी डालोगे तो पानी नहीं रहेगा। इसी जगह अगर आप सीमेंट वाली दीवार पे पानी डालोगे तो वो पानी को अवशोषित कर लेगी। तो ध्रुवीय सतह का मतलब जिस पे जल चिपक सकता है। अब ये होता कैसे है सुनो। और तीसरा है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, जो आप भाई फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो कि पानी की जो बूंद होती है वो हमेशा गोलाकार रहने की कोशिश करती है, क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव जो है उसको गोल बनाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ परिभाषा बायो के हिसाब से लिखी हुई है। पानी के अणु द्रव्य अवस्था में गैसीय अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक आकर्षित होते हैं। यही लिख देना क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। अब ये होता कैसे है सुनो। ये देखो अब हम कहाँ आ गए हैं, ये जाइलम है बच्चों।
ये क्या है? जाइलम। जाइलम तक तो हम पहुंच ही गए हैं। पानी का एक अणु आया, ये पानी का एक अणु आया, मुस्कुरा रहा है भैया, H2O। H2O क्या करेगा? एक H2O आया तो उसके पीछे दूसरा H2O भी आएगा, ये तो आपको पता है, सहसंजन बल काम करेगा, है ना। तो एक अंदर आया जाइलम के अंदर तो उसके पीछे दूसरा भी आ गया, ये भी मुस्कुरा रहा है। अब ये क्या करेगा? ये जाइलम की सतह, ये जो ध्रुवीय सतह बोल रहा है ना, ये ध्रुवीय सतह कौन है? जाइलम की सतह। जाइलम की सतह पे जल चिपक सकता है, तो ये यहाँ पे पहुंच गया ऐसे। और ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको आप समझने की कोशिश करना कि ये वो दीवार है जाइलम की, और जल ने एक हाथ से तो जाइलम की दीवार को पकड़ रखा है। इसका हाथ बना दूं, ये देखो चिपक गया इससे। इसको क्या कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं आसंजन, ध्रुवीय सतह से आकर्षण। ये ध्रुवीय सतह है जाइलम की, क्योंकि ये जल को खींच रही है। इसको इसने पकड़ लिया, तो एक हाथ से तो जल ने जाइलम की दीवार को पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से जल ने दूसरे जल के अणु को भी पकड़ रखा है, क्योंकि आकर्षण बल, सहसंजन भी काम कर रहा है ना। तो आसंजन और सहसंजन दोनों बल साथ में काम कर रहे हैं। देखो एक हाथ इसका इससे जुड़ा हुआ है, इसी को मान लो दूसरा अणु, ठीक है। ये देखो दूसरे हाथ से इसने दूसरे को पकड़ रखा है, फिर ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया ऐसे, तो फिर ये किसी तीसरे को खींचेगा, तो एक इधर से एक इधर से, ऐसे खींच खींच के जल जो है सतह सतह पे जा रहा है। देखो जल बीच में नहीं जाता, जाइलम के बीच से नहीं जा रहा, सतह पे चिपक चिपक के ही जाता है ऐसे, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया, असंजन फिर सहसंजन, फिर ऊपर वाला असंजन सहसंजन, और वही खींचने की पावर और उसको चिपके रहने की, जल का बूंदों के रूप में। लेकिन ये खींच क्यों रहा है ऊपर? क्योंकि उधर से पानी की कमी हो रही है, पत्तियों में पानी की कमी हो गई, तो पत्तियां हाहाकार मचा रही है, पानी दो पानी दो, तो पानी नीचे से खींचा आ रहा है। यहां तक तो चढ़ गया था, मूल दाब तक, मूल दाब ने कुछ हाइट तक तो जल को चढ़ा ही दिया था। उसके बाद एक जल का अणु खींचा नहीं कि सारे जल के अणु ऊपर खिंच जाएंगे, क्योंकि सहसंजन बल काम करेगा। तो एक प्रेशर जो लग रहा है, ये प्रेशर किस वजह से लग रहा है? वाष्पोत्सर्जन के कारण। वो मूल दाब की वजह से था, ये वाष्पोत्सर्जन की कमी से, जल की कमी की वजह से जो खिंचाव हो रहा है, ऊपर खिंच रहा है जल, इसको कह रहे हैं वाष्पोत्सर्जन दाब, ठीक है। तो ऐसे चढ़ता है जल। अब वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण एक समझौता क्यों? देखो वाष्पोत्सर्जन एक हमारे लिए, भाई जल का लॉस होना तो गंदी बात है, पहले ही पानी नहीं है, लेकिन क्यों हो रहा है? ताकि नीचे से पानी ऊपर आ पाए, वरना नीचे से पानी ऊपर आएगा ही नहीं, मूल दाब में इतना ताकत ही नहीं है कि वो ऊपर लेके जा सके। अधिकतर उद्देश्यों में निहित है। देखो पौधे में अवशोषण परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बहुत जरूरी है। इसका पूछ लेंगे, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। देखो बुराई भी है लेकिन इसमें अच्छाई जुड़ी हुई है। उसके क्या कारण है? तो ये कारण है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पानी नहीं मिलेगा, वरना खनिजों का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन से ही हो रहा है। वाष्पीकरण में 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर, पौधे के आसपास हमेशा ठंडक रहती है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन रहता है तो 10 से 15 डिग्री के टेम्परेचर में फर्क रहता है। स्फीत रखता है, ये कुछ फूली हुई रखेगा कोशिका को। अब खनिजों का परिवहन कैसे होता है? जल का परिवहन हो गया, खनिज कैसे जाते हैं? खनिज वैसे ही जाएंगे, एक तो विसरण से, एक सुसाध्य विसरण से, या सक्रिय परिवहन से। वही लिखना है इसके अंदर। जड़ों में या तो निष्क्रिय होगा, अगर नॉर्मल विसरण हो रहा है तो निष्क्रिय होता है, अगर ये अवशोषित नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, खनिज अवशोषित क्यों नहीं हो पाते डायरेक्टली? अगर एटीपी क्यों खर्च करनी पड़ेगी इनमें? क्योंकि अगर मूल की कोशिका में ऑलरेडी खनिज है तो वो बाहर से क्यों अवशोषित करेगी? लेकिन उसे पता है ये खनिज तो काम आते रहेंगे, तो वो एटीपी खर्च करके करेगी। तो मृदा में खनिज अवशोषित रहते हैं और इसीलिए कोशिका भित्ति के पार नहीं जा पाते। मृदा के अंतर्गत सांद्रता जड़ों की सांद्रता से प्राय कम होती है और इसीलिए अधिकतर जड़ों को बाहरी कोशिका भित्ति से सक्रिय अवशोषण करना पड़ेगा। पहले से ही मूल के पास आयंस है, इसलिए हमने कहा ना एटीपी खर्च करके आयंस लेगी अंदर, क्योंकि पहले से ही आयन है, लेकिन उसको जल को बुलाना है, इसलिए उसको आयंस लेने पड़ेंगे। आयनों का स्थानांतरण कैसे होता है? तो आयनों का स्थानांतरण वही प्रॉपर्टी वाली क्लास में, एक तो क्या हो जाए, जल के साथ चले जाते हैं, जल के साथ साथ आयंस भी जा रहे हैं। दूसरा मैंने कहा था जब पत्ती बूढ़ी हो जाती है, थोड़ी देर पहले ही बताया भाई,
पत्ती बूढ़ी हो जाती है तो वो आयंस को दूसरी पत्ती में दे देती है, लेकिन सारे आयंस नहीं जाते। कुछ आयंस ऐसे होते हैं जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये तो क्या होंगे, पत्ती मर जाएगी, मरने से पहले दूसरों को दे देती है। लेकिन कुछ बड़े ही भयंकर होते हैं जैसे कैल्शियम है, ये वही परिवहित नहीं होता, ये पत्ती के साथ ही चला जाएगा, कुछ प्रॉपर्टी वो अपने साथ ही ले जाती है, उसमें कैल्शियम। आयरन भी ऐसा ही होता है। फास्फोरस, सल्फर भी कार्बनिक पदार्थ है। और इसके अलावा जाइलम फ्लोएम के बीच पदार्थों का आदान प्रदान। ऐसा नहीं है कि जाइलम, फिर से मैं बोल रही हूँ कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम सिर्फ जल का, फ्लोएम सिर्फ खाने का परिवहन कर रहा है, साथ में बहुत कुछ है जो हमने देखा। और आपस में इन दोनों के बीच में भी आदान प्रदान चलता रहता है। कभी जाइलम से जल फ्लोएम में चला जाता है, फ्लोएम से कुछ आयंस जल में भी जाइलम में भी आ जाते हैं। ठीक है, फ्लोएम परिवहन उद्ग्रह से कुंड की तरफ। अब हम फ्लोएम पे आ गए हैं, जाइलम का काम खत्म। फ्लोएम भोजन का परिवहन करेगा, कैसे करता है? तो हमेशा भोजन का परिवहन स्रोत से कुंड की तरफ होता है। अब ये स्रोत और कुंड क्या होते हैं? स्रोत तो वो होते हैं जहां पे भोजन बन रहा है, भोजन बनता है, कहाँ बनता है अभी? सोर्स, पत्तियों में। तो सोर्स हमारा कौन है? पत्तियां है, क्योंकि वहीं से खाना लाना है। कुंड क्या होता है? कुंड हम कह रहे हैं सिंक को, जहां पे पहुंचाना है या जहां पे जरूरत है खाने की, आयंस की, उसको हम कह रहे हैं कुंड। तो हमेशा सोर्स से कुंड की तरफ क्या होगा? भोज्य पदार्थों का और पोषक पदार्थों का परिवहन होगा। प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होगी, और देखो परिवर्तनशील होती है, गति ऊपर की ओर होती है और दो तरफा होती है। ये देखो, ये बात आ गई। फ्लोएम में हमेशा परिवहन कैसा होगा? द्विदिशीय होगा। पहले बात बताई थी द्विदिशात्मक। क्यों द्विदिशात्मक है? सुनो, पत्ती ने खाना बनाया, फ्लोएम ने उसको नीचे पहुंचा दिया। अब मान लो एक तो नीचे पहुंचाया, प्लस ऊपर भी तो है हमारा, ऊपर वाले माले पे भी तो खाना पहुंचाना है, तो यहां से ऊपर भी जाएगा, यहां से ऊपर भी जाएगा, यहां से नीचे भी जाएगा। प्लस दूसरी कंडीशन एक और है कि मान लो अभी खाना यहाँ पे है, लेकिन ऊपर से डिमांड आ गई कि भाई ऊपर भी खाना पहुंचाना है, तो फिर आपको यहाँ का खाना जो आपने स्टोर कर रखा है, स्टार्च जो आपने स्टोर कर रखी है, उसको ऊपर भी तो पहुंचाना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी वहां पहुंचाना पड़ेगा। तो द्विदिशीय हो सकता है, खाना आ भी सकता है, यहाँ से वापस जा भी सकता है, द्विदिशीय होता है। और हमेशा फ्लोएम जो है वो सुक्रोज के रूप में खाने का परिवहन करेगी। ये बात बिल्कुल ध्यान करनी है, पहले भी बता चुकी हूं। क्या? 3 चीजें। पौधे प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन ग्लूकोज के रूप में उसको रख नहीं पाते, क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा जगह घेरता है। उसको स्टार्च में परिवर्तित कर देते हैं और संचित कर लेते हैं। जब उसको जरूरत पड़ती है पौधे को, तो वो उसी स्टार्च को सुक्रोज के रूप में फ्लोएम में डाल देते हैं। फ्लोएम सुक्रोज के रूप में भोजन का परिवहन करता है। भोजन का परिवहन स्टार्च या ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन का जल एक तरफा प्रवाह होता है और फ्लोएम के रस का भोजन परिवहन सभी दिशाओं में। अब देखो यहाँ सभी दिशाओं में लिख रखा है, लेकिन मैं फिर से कहूंगी, नीट में एक बार क्वेश्चन आया था और वहां पे नीट वालों ने आंसर माना है कि फ्लोएम जो होता है, वो जो फ्लोएम है उसका प्रभाव द्विदिशात्मक होता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि इससे पहले देखो इस वाले में बोला हुआ है 2 तरफा होता है, इसीलिए ये इस पे ज्यादा इमोशनल मत हो जाना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी की ही बात को नीट में फॉलो किया हुआ है और उसको बोला है। ये बात ध्यान रखेंगे। जाइलम का परिवहन यानी जल का परिवहन एक तरफा होता है, जबकि फ्लोएम में खाने का परिवहन 2 तरफा यानी कि द्विदिशात्मक होता है। इसको कहीं लिख लो। एक और बात जो मैंने इस चैप्टर में बताई है, ऐसा कि जो आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है कि जाइलम कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है और फ्लोएम अकार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों ही कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थों का कर रहे हैं। जाइलम जल के साथ खनिज, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन यानी कि अकार्बनिक नाइट्रोजन, कार्बनिक नाइट्रोजन वो भी ले जाता है। ठीक है, तो ये बात गलत है। ठीक है, फ्लोएम रस, अमीनो अम्ल सबका परिवहन कर रहा है। देखो खाली देखो जल भी है इसमें, मुख्य रूप से जल वहां जा रहा है, लेकिन इसमें भी जल है।
अब दाब प्रभाव या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना क्या कहती है कि स्रोत से कुंड की तरफ जो परिवहन हो रहा है वो कैसा है, दाब प्रवाह परिकल्पना की वजह से हो रहा है। भाई इस पे एक प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से फ्लोएम जो है वो क्या कर रहा है, खाने को पत्तियों से दूसरी जगह पे पहुंचा पा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम में परिवहन किस परिकल्पना पर आधारित है, सामूहिक परिवहन। एक तो बल्क में हो रहा है, साथ में हो रहा है, प्लस दाब प्रवाह परिवहन कल्पना काम करती है। क्या है मैं आपको समझा रही हूं। ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित होता है, शर्करा एक डाइसैकेराइड में बदल जाती है, जिसके बाद यह शर्करा सखी कोशिकाएं मतलब सहायक कोशिकाएं, फ्लोएम की सहायक कोशिकाएं जो है वहां पे जाती है और बाद में सक्रिय परिवहन द्वारा फ्लोएम चालिनी नलिका कोशिकाओं द्वारा संचालित होती है। कैसे होती है वो समझो। देखो ये वाला डायग्राम तो आपको दे ही रखा है, मैं अपना डायग्राम बनाऊंगी। देखो ये हमारा पेड़ है और ये पेड़ की पत्ती है, लेकिन मैं पेड़ की पत्ती को जो है पत्ती जैसा नहीं बना रही, या चलो बना ही देती हूँ। ये पेड़ की पत्ती है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा स्टार्च समझ लो, लेकिन मैं क्या कहूंगी, सुक्रोज कहूंगी, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि सुक्रोज की फॉर्म में फ्लोएम जो है वो चीजों का परिवहन करता है। अब ये जो तना है इसमें फ्लोएम भी है, जाइलम भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भाई तने के अंदर, ये तो हमारी फ्लोएम की चालिनी नलिका है, ये रही चालिनी नलिका है। चालिनी नलिकाएं होती है फ्लोएम में छेद वाली, ये छेद वाली है, और इसी से चिपकी हुई कौन रहती है, सहायक कोशिकाएं रहती है। तो ये सहायक कोशिकाएं हैं, ये वाली एक जो मैं बना रही हूँ। ऐसा ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी चालिनी नलिकाएं हैं ऐसी, और सहायक कोशिकाएं यहाँ पे भी है, ठीक है। और नीचे भी है, ये नीचे भी है, ये नीचे भी है, और नीचे भी ये क्या है, सहायक कोशिकाएं, और भी नीचे है, पर हम दो कोशिकाओं से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ वाली चालिनी नलिकाओं ने, यहाँ वाली चालिनी नलिकाएं और सहकोशिकाएं है। पत्ती में बेटे को खाना बन रहा है, तो वो खाना पत्ती ने अपनी सहायक कोशिकाओं को दे दिया। मतलब ऐसा यहाँ पे भी सिस्टम है भाई, सेम सिस्टम है यहाँ पे भी। तो यहाँ तक कि पत्ती में ही पत्ती में जा रहा है, तो यहाँ पे हम डिटेल नहीं कर रहे। पत्ती ने क्या किया, अपने जो सुक्रोज है उसको पहले किस में ट्रांसफर करेगा, सहायक कोशिकाओं में। इसी को हम सखी कोशिकाएं भी कह रहे हैं, सखी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स। ठीक है। और ये कौन सी है, ये चालिनी है, सीव ट्यूब। अब ये जो सुक्रोज है वो यहां से सहायक कोशिका में आएगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आएगा, एटीपी खर्च होंगे भाई इसमें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सक्रिय परिवहन है ये, ठीक है। सक्रिय परिवहन से जब सहायक कोशिकाओं में पहले सुक्रोज आता है, ये सुक्रोज आ गया, ठीक है। अब यही सुक्रोज आपको पता है ये किससे जुड़ी हुई है, चालिनी नलिकाओं से जुड़ी हुई है। तो सुक्रोज क्या करता है, इस ये जो सहायक कोशिकाएं हैं ये इस सुक्रोज को चालिनी नलिकाओं को दे देती है, क्योंकि आगे पहुंचाना है, तो ये चालिनी नलिकाओं को सुक्रोज दे दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, सुक्रोज आ गया मतलब कार्बोहाइड्रेट आ गई, कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा आ गई। तो शर्करा आने से यहाँ की सांद्रता बढ़ गई, ऑब्वियसली भाई। पहले जितना पानी था, पहले जितने आयंस थे, पहले जितनी शर्करा थी, उससे ज्यादा शर्करा हो गई, मतलब सांद्रता बढ़ गई, अधिक सांद्रता हो गई। अब सांद्रता अधिक हो गई तो इनका दीवाना कौन है भाई, पानी। पानी अंदर घुसेगा, लेकिन कहां से घुसेगा, तो भाई फ्लोएम के पास हमारे पास एक और चीज होती है, वो होता है जाइलम। ये सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं ना, फ्लोएम जाइलम। तो मैं थोड़ा सा इस लाइन को दूर करके यहाँ पे जाइलम बना लेती हूँ। तो ये रहा हमारा जाइलम, किस कलर से, ग्रीन से। ये रहा जाइलम, जाइलम वाहिका है ये है जाइलम। जाइलम में जल जा रहा है ना, जाइलम में जल जा रहा है ना, तो जल को जाते जाते रास्ते में दिखा यहाँ पे आयन सांद्रता, तो जल कहाँ इंटर कर जाएगा, इन चालिनी नलिकाओं में। H2O क्या हो गया, चालिनी नलिकाओं में चला गया। चालिनी नलिकाओं में गया तो चालिनी नलिकाओं की दीवार पे प्रेशर आ गया, दाब आ गया। इसी दाब की वजह से, इस दाब को कम करने की, भाई फूले जा रही है चालिनी नलिकाएं, जल आता जा रहा है, फूले जा रही है, वो कहेगी अगर ऐसे ही फूलती रही मैं तो फट जाऊंगी, तो क्या करूं, तो उसका जड़ की जो फसाद की जड़ है उसी को यहाँ से निकाल दो। ये जल क्यों आ रहा है,
सुक्रोज की वजह से। तो इस सुक्रोज को ही आगे खिसका दो, है ना, पोटली को आगे खिसका दो, तो ये क्या करेगा, इस जो सुक्रोज इसके पास पड़ा हुआ है वो नेक्स्ट चालिनी नलिका में पहुंचा देगा, ऐसे पहुंचा दिया। अब यहाँ पे शर्करा बढ़ गई तो यहाँ वाले भी जाइलम बैठा हुआ है ना, यहाँ का जल वापस अंदर इंटर, यहाँ पे फिर प्रेशर बढ़ गया तो ये अगली में पहुंचा देगा। तो ऐसे ही पत्ती से ऊपर और नीचे दोनों साइड दो तरफा चल रहा है ना काम, ऊपर भी तो जाएगा, यही पत्ती थोड़ी ना है, और भी पौधे के भाग है। तो पत्ती के नीचे और ऊपर, और यहाँ पे सारी पत्तियां है, सब जगह पत्तियां लगी हुई है, सब में यही प्रोसेस हो रहा है, लेकिन हम एक पत्ती से समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो सुक्रोज है वो नीचे जाता जाएगा। अब कहाँ जाएगा, आप बोल रहे हो नीचे ही क्यों जा रहा है, क्योंकि देखो अगर इसके पास सुक्रोज कम है तो इधर ही तो आएगा, अगर इसके पास पहले से सुक्रोज है तो ये इधर थोड़ी ना आ पाएगा, सांद्रता पहले से ही ज्यादा है, सुक्रोज जाएगा ही नहीं अंदर, पहले से ही सांद्रता, पहले ही वो फटी जा रही है, वो क्यों लेगी सुक्रोज, तो देना उसको पड़ेगा जहाँ पे कमी होगी सुक्रोज की। तो ऐसा जरूरी नहीं नीचे ही आए, ये ऊपर भी, मान लो ऊपर वाली में कमी है सुक्रोज की, वो अच्छे से बैठी है शांति से, तो वो सुक्रोज ऊपर डाल दिया जाएगा, तो सांद्रता के हिसाब से काम होगा, ठीक है। तो ये ऐसे करता है फ्लोएम, बस नीचे से ऊपर ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे कौन सी चीज काम कर रही है, यहाँ पे प्रेशर काम कर रहा है भाई, यहाँ पे सुक्रोज आया, जल आया, तो यहाँ पे एक दाब बन गया, इसी को हम कह रहे हैं दाब प्रभाव परिकल्पना, दाब प्रवाह परिकल्पना। दाब को खिसका रहे हैं भैया, दाब को खिसका रहे हैं, यहाँ प्रेशर बढ़ गया तो इधर खिसका दिया, यहाँ प्रेशर बढ़ गया तो इधर खिसका दिया, इसीलिए इसको कह रहे हैं दाब प्रभाव। तो फ्लोएम किस पे काम करता है, फ्लोएम का कार्य दाब प्रभाव पे, जाइलम किस दो पे काम कर रहा है, मूल दाब पे और वाष्पोत्सर्जन दाब पे, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, गर्डलिंग मेथड। गर्डलिंग मेथड क्या है, गर्डलिंग मेथड आपके एनसीईआरटी में लास्ट एक टॉपिक दे रखा है, इसके एंड पे, ये एंड पे ये दे रखा है कि ये तना है मान लो, ठीक है, इस तने में जाइलम भी है, फ्लोएम भी है, हम क्या करेंगे, यहाँ का फ्लोएम काट देंगे, फ्लोएम काट दिया, ये लो, सिर्फ क्या बचा है इसके पास, जाइलम बचा है, ये जाइलम है, बस फ्लोएम हमने काट दिया इसका। अब इस पे तने में देखो फ्लोएम तो कट गया, तो ऊपर से खाना नहीं आ पा रहा, ऊपर से जो खाना, देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है ना खाना, तो जो खाना नीचे की तरफ जा रहा है वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ऐसे वो बाहर आ जाएगा, तने से बाहर आके ग्लूकोज की या सुक्रोज की ऐसी कार्बोहाइड्रेट की गोलियां बनना शुरू हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा नीचे जाने का। तो इसको हम कह रहे हैं गर्डलिंग मेथड। इससे हमें ये पता चला कि खाने का परिवहन फ्लोएम से हो रहा है, क्योंकि जाइलम तो देखो चालू है, जल तो ऊपर पहुंचता जा रहा है आराम से, धीरे धीरे रूट्स मर रही है। क्यों मर रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लोएम गायब कर दिया, जाइलम तो चालू है। अगर जाइलम खाने का परिवहन कर रहा होता तो रूट्स को खाना भी मिल रहा होता पानी के साथ, लेकिन क्योंकि हमने फ्लोएम काटा तो जड़ें मर गई, इसका मतलब फ्लोएम खाने का परिवहन कर रहा है। और वो खाना यहाँ पे जब हमने इसको काट के लैब में इस देखा, ये जो बूंदें बनी थी, ये जो ठोस सा चीज़ बनी थी, उसमें हमें ग्लूकोज, सुक्रोज ऐसी चीज़ें मिली, पोषक तत्व मिले। इसका मतलब ये फ्लोएम के काटने से हुआ, क्योंकि फ्लोएम नीचे जुड़ा हुआ नहीं था तो सारा बाहर आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गर्डलिंग मेथड। ये थोड़ा सा एक एनसीईआरटी में दे रखा है। और इसी के साथ हमारा आज का वन शॉट खत्म हुआ। आई होप आपको ये चैप्टर, मैंने बहुत कोशिश की है कि जिन बच्चों ने मुझसे पहली बार इसे पढ़ा है वो अच्छे से इसको समझ पाए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कैसा रहा, क्या समझ में आया, और आगे इसको शेयर करें।